कहाँ तक किए थे? यहाँ तक किए थे नहीं, यहाँ तक किए 25 नंबर। छठा भाग बताए थे नहीं? टोपी निकाल दे क्या? काला काला मुंह आता है कैमरा में। हाँ अच्छा ठीक लग रहा है भाई, कैमरा में सुंदर ऐसा नहीं लगता है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ हम लोग पूछ लेंगे लास्ट में, ठीक है। आज उसी का जो छूट गया था, जो कल वाला छूट गया था, उसी का आज आगे करते हैं, ठीक है। डिस्कशन कल 25 तक हुआ था। हम लोग दरोगा का जो प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन है सब का पूरा चप्पा चप्पा रट जाना है। इससे दिमाग में ये होगा तो क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। आप देखिएगा क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, पीडीएफ भेज दिए हैं। जैसे आप देखिए कल हम लोग पढ़े थे तो गांधी के बारे में क्वेश्चन आया था, तो गांधी के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना है। प्रकाश के बारे में दो चैप्टर, प्रकाश से 2 क्वेश्चन आया था, तो प्रकाश के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ से पूछ रहा है उसका एकदम रद्दे रदम जो होता है ना, चप्पा चप्पा रट जाना चाहिए, तो है ना। आज कौन सा दिवस है? शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। थोड़ा बहुत शिक्षक के बारे में बात कर लेते हैं। सभी लोग मना रहा है, हम लोग भी थोड़ा बहुत चर्चा वर्चा कर लेते हैं शिक्षक के बारे में, ठीक है। क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, क्या योगदान है किसका, ठीक है ना। तो शिक्षक दिवस जो मनाते हैं हम, वह 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। शिक्षक ही एक ऐसा प्राणी है, शिक्षक ही एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए अपना जीवन भी गिरवी रख दिया जाए तो भी उनका कर्ज हम लोग नहीं चुका पाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ माँ का ही नहीं, भगवान के बराबर दर्जा है। शिक्षक का भी उतना ही, जितना माँ का है भगवान का दर्जा, उतना भी शिक्षक का ही हाथ है भगवान के बराबर दर्जा, तो है ना। क्योंकि माता हम लोग को क्या करती है? चलने का लोट सिखा देती है, बाकी चलना कहाँ है ये कौन सिखाता है? जाना कहाँ है ये हमारे गुरुजी सिखाते हैं। सबका गुरुजी होता है, ठीक है ना। क्योंकि भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ा था। राम जी थे, राम जी का गुरु थे गुरु विशिष्ट, ठीक है ना, और विश्वामित्र थे, ठीक है। कृष्ण भगवान का जो गुरु थे, कृष्ण भगवान का, वो संदीप पानी ऋषि थे, संदीप पानी ऋषि थे, समझे ना। और हमारे ये हनुमान जी जो घर घर में पूजा जाता है, तो हनुमान जी का जो गुरु थे वो सूर्य भगवान थे। तो हर भगवान को भी भगवान बनने के लिए, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था, ठीक है ना। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था, कि बिना गुरु के आप किस कहाँ पे जाना है आप तय नहीं कर पाइएगा। अभी देखते हैं अपना बिहार में इतना वैकेंसी निकलता है, इतना वैकेंसी, किसका तैयारी करे पता ही नहीं। सही मार्गदर्शन में रहिएगा तो आपको पता हो जाएगा, हाँ हमको ये तैयारी करेंगे, हमको ये तैयारी करेंगे दौरान वो भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, समझे ना। तो भगवान के बराबर जो होता है ना, गुरु का भी दर्जा दिया जाता है अपने यहाँ। कहीं भी देखते हैं हम लोग गुरु को देखते हैं तो हम लोग एकदम सम्मान भाव से देखते हैं। उसी तरह एक महान हस्ती हुए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को। 5 सितंबर 1888 ईस्वी को जब जन्म हुआ उनका, तो जिस तरह हम लोग भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं उसी तरह वो भी पढ़ाई लिखा करते थे। अब पढ़ते 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 इतना ब्रिलियंट हुए, इतना ब्रिलियंट हुए, अपना यूनिवर्सिटी में वो टॉप किए थे। आज जैसे ही टॉप किए ना तो स्पीच देने गया और इतना बेहतरीन स्पीच दिए, स्पीच करने वाले भाषण, इतना बेहतरीन स्पीच दिए, इतना बेहतरीन, सभी लोग प्रभावित हो गया। और सभी लोग के मांग पर कहा गया कि इनको है ना शिक्षक बना दिया जाए। और उसी यूनिवर्सिटी के मद्रास में उनका जन्म हुआ था। मद्रास में ही एक यूनिवर्सिटी में वो शिक्षक बन गए। और जब वो पढ़ाते थे तो एकदम झूम लगता था, उनका हर एक बात जो दिल पर धक धक लगता था, एकदम दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। करते गए करते गए करते गए और इस तरह उसके बाद आगे चलकर 1906 ईस्वी में स्नातक डिग्री प्राप्त कर लिए, ठीक है। आगे चलकर इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया। और आगे चलकर इनका 1952 ईस्वी में इनको भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया गया। और यह भारत के उपराष्ट्रपति 2 बार तक रहे, 1952 से 57 और 57 से 62। 1962 में फिर से इनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने से पहले जो सोवियत संघ है यूएसएसआर, वहां के इरादत हुआ करते थे, क्योंकि जहां भी जाते थे इतना मोटिवेशनल स्पीच बोलते थे, इतना ज्यादा मोटिवेशनल
कि सबको आकर्षित कर लेते थे अपने यहाँ, ठीक है। और मतलब जब उनका लोग के बीच इतना क्रेज हो गया, इतना क्रेज हो गया, कहा कि आपके जन्म दिवस हम कुछ मनाना चाहते हैं, तो मेरे जन्म दिवस पर सिर्फ इस तरह मत बनाइए, क्योंकि हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। मेरे जन्म दिवस पर पढ़ाने का जो काम करते हैं, तो एक गुरु के तौर पर, कि गुरु बहुत बड़ा संदेश देता है, इस आधार पर आप मनाइए शिक्षक दिवस। अब वो परंपरा शुरू हुआ और आज तक गुरु का सम्मान के लिए हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा करके 5 अक्टूबर को लगभग 110 देशों में शिक्षक दिवस मनाते हैं। और वहीं बात कीजिएगा चीन का, तो चीन जो शिक्षक दिवस मनाता है वह 10 सितंबर को मनाता है, ठीक है ना। और वहीं बात कीजिएगा ये इसका अमेरिका का, तो अमेरिका 6 मई को मनाता है गुरु दिवस, मतलब शिक्षक दिवस। सभी देश में अलग अलग अपना है। तो अपना भारत वाला पूछता है एग्जाम में, तो अपना भारत वाला याद रखिएगा, सब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, समझे ना। क्योंकि किसी को भगवान बनने के लिए किसका आवश्यकता पड़ा था? गुरु का पड़ा था। भगवान राम का गुरु का नाम क्या था? विश्वामित्र गुरु विशिष्ट, विश्वामित्र गुरु विशिष्ट। कि भगवान को भगवान बनने के लिए भी किसका आवश्यकता पड़ा था? गुरु का आवश्यकता पड़ा था। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, समझे ना। चलिए हम लोग देते हैं आज के आगे करवाए, ठीक है ना। हाँ, ब्राजील में मनाते हैं 15 अक्टूबर को। हाँ, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, ठीक है, 1954 ईस्वी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से नवाजा गया था, क्योंकि वो जो थे काम करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते थे, इसलिए उनको भारत रत्न मिला हुआ था 1954 ईस्वी में, है ना। 1954 3 को मिला था एक साथ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन को मिला था एक साथ, 3 आदमी को 1954 ईस्वी में, समझे ना। तो गुरु का दर्जा जो होता है ना, भगवान के बराबर होता है। जिस तरह माँ का भी दर्जा भगवान के बराबर होता है, उस तरह गुरु का भी दर्जा भगवान के बराबर होता है। क्योंकि भगवान को भगवान बनने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ा था? गुरु का आवश्यकता पड़ा था। श्री कृष्ण भगवान का गुरु का नाम क्या था? सतपानी ऋषि, सतपानी ऋषि। और राम जी का गुरु का नाम क्या था? गुरु विशिष्ट और विश्वामित्र। और इनका गुरु का नाम क्या था? हनुमान जी का, हाँ, सूर्यदेव था। कौन था? सूर्यदेव। तो बिना गुरु का विकास नहीं सकता है। चलिए इतना हो गया भाषण, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं सतपानी ऋषि। देखिए यहां तक कहलगांव हो गया था नहीं। आगे देखते हैं इसमें किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, ये देख लिए थे, यहां से कराना है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो पानी का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पानी जो होता है, जल होता है, पानी या 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व क्या होता है? अधिक हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व क्या होता है? अधिक हो जाता है। और आयतन क्या होता है? निम्न होता है। आयतन क्या होता है? निम्न होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और पानी होता है, पानी में 3-4 को बात याद रखेगा। पानी में 4 को बात क्या क्या याद रखना है पानी में? एक तो होता है आपका ये, 1 मिनट, पानी के बारे में क्या क्या याद रखना है? पानी, एक तो होता है आपका हिमांक बिंदु। क्या होता है? हिमांक बिंदु। और एक होता है क्वथनांक बिंदु। क्या होता है? क्वथनांक बिंदु होता है। एक होता है हिमांक, एक क्या होता है? क्वथनांक। जो हिमांक होता है, हिमांक जो हिमांक होता है और क्वथनांक होता है, ठीक है ना। तो पानी का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक ये भी 4 भागों में होता है और हिमांक भी 4 भागों में होता है। क्वथनांक में याद रखिएगा 4 भाग क्या क्या होता है। एक तो होता है आपका सेल्सियस। क्या होता है? सेल्सियस। नहीं दिखाई दे रहा है? सेल्सियस होता है। और एक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। केल्विन होता है। और एक होता है रोमर। क्या होता है? रोमर। और एक होता है फारेनहाइट।
फारेनहाइट होता है। तो देखिए पानी का जो सेल्सियस होता है क्वथनांक में कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में कितना होता है 373 केल्विन होता है। उसके बाद रोमन में कितना होता है 80, और फारेनहाइट में कितना होता है 212 फारेनहाइट होता है। तो पानी में याद रखिएगा इसका क्वथनांक में 4 भाग होता है, सेल्सियस, केल्विन, रोमन और फारेनहाइट। सेल्सियस, केल्विन, रोमन और फारेनहाइट। आज जो सेल्सियस होता है कितना डिग्री होता है, और केल्विन कितना होता है, और रोमन कितना होता है, और फारेनहाइट कितना होता है 212। उसी तरह पानी का जो हिमांक होता है इसमें भी 4 चीज होता है, एक सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, रोमन होता है और फारेनहाइट। तो सेल्सियस कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और केल्विन कितना होगा, घटा देंगे 100, कितना हो जाएगा 273, और रोमन कितना हो जाएगा 0 डिग्री रोमन हो जाएगा, और फारेनहाइट कितना हो जाएगा 32 डिग्री फारेनहाइट, 32 डिग्री फारेनहाइट। बस याद रखना है पानी का 2 बात, एक होता है हिमांक, एक होता है क्वथनांक। हिमांक मतलब होता है जमना, हिमांक मतलब जमना, हिमांक मतलब जमना, और क्वथनांक मतलब होता है उबलना, क्वथनांक मतलब उबलना, क्वथनांक मतलब उबलना, क्वथनांक मतलब उबलना। तो पानी में कहेगा सेल्सियस में कितना डिग्री सेल्सियस पानी जम जाता है 0 डिग्री, वही पानी कितना डिग्री केल्विन में, कितना केल्विन में यह जम जाता है 273 बटा में नहीं किया है, ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद रोमन में कितना जम जाएगा 0, और फारेनहाइट में 32, और वही पानी डायरेक्ट सेल्सियस नहीं रहे, सेल्सियस नहीं रहे, डायरेक्ट दे देगा पानी केल्विन में कितना पर जम जा मतलब उबलने लगता है 373, और वही रोमन में कितना उबलने लगता है 80, और फारेनहाइट में जो सेल्सियस होता है, जो सेल्सियस होता है वही सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस वही केल्विन का 373 के बराबर है, वही रोमन के 80 रोमन के बराबर है। उसके बाद 212 फारेनहाइट के बराबर है, यानी कि सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, रोमन हो गया, ये सब क्या है बराबर है क्वथनांक का, बुझाया। अब पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिक होता है, और इसका आयतन न्यूनतम कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक और याद रखिएगा पानी और बर्फ में, बताइए बर्फ का घनत्व अधिक होता है कि पानी का घनत्व अधिक होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है। हम लोग को लगता है कि अब बर्फ जम गया तो घनत्व अधिक हो जाएगा, नहीं, पानी का घनत्व अधिक होता है बर्फ की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, रिवर्स रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं समझिए। रिवर्स रेपो रेट समझने के लिए आप देखिए सबसे बड़ा जो बैंक है वह है आरबीआई, कौन सा है आरबीआई, और आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। और सबसे बड़ा भारत का जो वाणिज्य बैंक है वह है एसबीआई, कौन सा बैंक है एसबीआई, सबसे बड़ा बैंक कौन है आरबीआई, और वाणिज्य वाला सबसे बड़ा वाणिज्य यानी कॉमर्शियल बैंक कौन सा है एसबीआई। और इस एसबीआई का जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था 1955, 1955 एसबीआई का स्थापना 1955। यहाँ 3 चीज समझिएगा, एक होता है बैंक रेट, बैंक दर, एक होता है रेपो दर, रेपो रेट, रेपो रेट समझिएगा। बैंक दर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है समझिए। जब कोई भी कमर्शियल बैंक, जब कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई को छोड़कर जितना भी बैंक इस धरती पर है सब कौन सा बैंक है, और कमर्शियल बैंक में सबसे बड़ा जो कमर्शियल बैंक है वो कौन सा है एसबीआई है, कौन सा है एसबीआई। कमर्शियल बैंक में सबसे बड़ा जो कमर्शियल बैंक है कौन सा है एसबीआई, ठीक है ना। और आरबीआई सबका हेड है, आरबीआई क्या है सबका हेड है। जब कभी भी किसी भी कमर्शियल बैंक की पैसा की आवश्यकता पड़ जाता है, जब कभी भी किसी भी कमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंक के पैसा की आवश्यकता पड़ जाता है, ठीक है ना, तो वह पैसा किसे लेगा आरबीआई से, किसे लेगा आरबीआई। और आरबीआई जिस रेट पर एसबीआई को या एचडीएफसी बैंक को या आईसीआईसीआई बैंक को या धरती पर कोई भी बैंक को जो पैसा देगा वह कौन सा दर से देगा, तब बैंक दर से देगा, कौन सा दर से देगा
ये बैंक दर 5%, 3%, 1%, 2%, कुछ भी हो सकता है। जब जब आरबीआई किसी भी वाणिज्य बैंक को पैसा देगा, जब आरबीआई किसी भी वाणिज्य बैंक को पैसा देगा, ठीक है ना, आज जो रेट वसूल करेगा उसी को क्या कहते हैं? बैंक दर। क्या बोलेंगे? बैंक दर। बुझाया? यानी आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को जो पैसा देगा, आज जो रेट लेगा उसके लिए 1%, 2%, 3%, जो भी रेट लेगा उसको क्या बोलेंगे? बैंक दर। अब रेपो दर किसे कहते हैं समझिए। यही कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसा लेगा तो इसके बदले में कुछ इसको गिरवी देगा, बदले में जब विशेष को जरूरत पड़ जाएगा, इसके बदले में जब कुछ गिरवी देगा तो उस समय में जो आरबीआई इसको पैसा देगा तो उस दर को कहते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। डायरेक्ट दे दिया बैंक दर, डायरेक्ट दे दिया तो बैंक दर। अब गिरवी में कुछ लिया आरबीआई, किसी भी कमर्शियल बैंक से गिरवी में लिया आरबीआई, तो उस रेट को कहेंगे रेपो रेट। क्या बोलेंगे? रेपो रेट कहेंगे। तो बैंक दर, डायरेक्ट पैसा दे देगा तो बैंक दर। अब जब आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक से कुछ गिरवी में लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेपो रेट। सोना चांदी लेता है या कोई बॉन्ड लेता है, ये सब क्या लेता है? गिरवी में ले लेगा, तो ये सब जो उस पर जो रेट मिलेगा वो कौन हो जाएगा? रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है समझिए? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि आरबीआई के पास भी पैसा कम हो जाता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आरबीआई के पास भी पैसा कम होता है, तो आरबीआई जिस वाणिज्य बैंक से यानी कमर्शियल बैंक से जो पैसा लेगा, आरबीआई जिस कमर्शियल बैंक से जो पैसा लेगा और वो कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट उस लेगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। जब वाणिज्य बैंक से आरबीआई पैसा लेगा और उसके बदले में जो वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक जो रेट उस लेगा उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। आज जब आरबीआई किसी से पैसा लेता है वाणिज्य बैंक से, तो इसमें मार्केट में तरलता में क्या आती है? कमी आती है। क्या आती है? तरलता में कमी आती है। जब आरबीआई किसी वाणिज्य बैंक से पैसा लेगा तो तरलता में क्या आएगी? कमी आएगी। तो इसी को बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई डायरेक्ट पैसा दे देगा और उस पर जो पैसा लेगा इंटरेस्ट के तरफ से क्या बोलेंगे? बैंक दर। आज जब इसी आरबीआई गिरवी में कुछ लेकर आज जब पैसा देगा वाणिज्य बैंक को तो उसे क्या बोलेंगे? रेपो रेट। आज जब आरबीआई वाणिज्य बैंक से जब पैसा लेगा और जो वाणिज्य बैंक इंटरेस्ट उस लेगा उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। और आरबीआई का स्थापना 1935 इसी के 20 साल के बाद 1955 में एसबीआई का स्थापना हुआ था। और एसबीआई की स्थापना होने से पहले इसको कहते थे इंपीरियल बैंक। क्या बोलते थे? इंपीरियल। और उस इंपीरियल बैंक का जो स्थापना हुआ था 1921 में 1921 यानी एसबीआई का पूर्ववर्ती बैंक कहेगा तो कौन था? इंपीरियल बैंक। एसबीआई का पूर्ववर्ती बैंक कौन था? इंपीरियल बैंक। बुझाया? रेपो रेट। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ था, यही पूछा था। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगा तो तरलता घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगा, क्योंकि आरबीआई के पास ही पैसा कम गया है, इसे मार्केट में तरलता में क्या आएगी? लिक्विडिटी में कमी आएगी। जैसे गांव में देखते हुए कभी कभी धनी का आदमी का ही पैसा कम जाता है, तो धनी का आदमी क्या करता है? गांव में भेज देता अपना चेला को, जनों से मांग लेना 10,000, 20,000, 50,000 रुपया, ठीक है ना। तो उसका क्या होगा? वो धनी आदमी के तरलता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इस पैसा ज्यादा रहेगा तरलता में वृद्धि, और जब उसका पैसा कम जाएगा तरलता में कमी हो जाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट में तरलता में क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। तो रिवर्स रेपो रेट उसे कहते हैं जब वाणिज्य बैंक से पैसा लेकर आरबीआई जिस रेट पर जो पैसा लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। देखिए इसके बाद है धुआंधार प्रपात का संबंध में कि किस नदी से है। तो धुआंधार और दूधधारा, धुआंधार और दूधधारा जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कोचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कोचिकल जलप्रपात नहीं है। कोचिकल कर्नाटक में पड़ता है। गलत हो गया क्या? कोचिकल जलप्रपात है यहाँ पर कर्नाटक में पड़ता है, वही ना भारत का बोले हैं। और ये जो धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। जलप्रपात किसे कहते हैं? जब किसी भी पहाड़ एरिया से
जब किसी भी पहाड़ी एरिया से डायरेक्ट पानी एक खारा सीधा गिरे उसे क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलप्रपात। जैसे मान लीजिए ढलान के साथ गिरे, जैसे ऐसे देखिए, ऐसे देखिए जलप्रपात किसे, जैसे मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना, और यहाँ पर पूरा खाई है और यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ से कोई नदी यहाँ से ऐसे आया और डायरेक्ट पानी, ये क्या है तू नाच रहा है, कोई नदी आया और डायरेक्ट या पानी धप 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 खारा पानी गिरा दिया, इसे ही क्या बोलेंगे? जलप्रपात। क्या बोलेंगे? जलप्रपात। तो भारत में जो धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। एक होता है डेल्टा, एक होता है एस्च्यूरी। डेल्टा किसे कहते हैं, एस्च्यूरी किसे, समझिए। जब यही नदी जब आगे बढ़कर और अपने साथ ढेर सारा गाद मुंह पर जमा कर लेता है, और इस गाद को पार करके भी जो पानी बहता है और यहाँ पर जो गाद जमा रहता है उसे बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और वही नदी डायरेक्ट पानी लेके आए और उछल दे, उसे बोलेंगे एस्च्यूरी। क्या बोलेंगे? एस्च्यूरी। नहीं समझ में आया? जैसे देखिए, ऐसे समझिए, जैसे मान लेते कुछ खा पी लिए, ठीक है ना, खा पी लिए, आपका माथा उठा देने लगा, आदमी अंदर अब उल्टी कर देंगे, आए अंदर से ले ले अकेले उल्टी कर दिए, डायरेक्ट बकोर दिए, तो वह हो गया एस्च्यूरी। क्या हो जाएगा? एस्च्यूरी। यानी अंदर से पानी लिए अब बिना मुंह में आड़े हुए डायरेक्ट उझिल दिए, उसी को बोलेंगे एस्च्यूरी। क्या बोलेंगे? एस्च्यूरी। अब मान लेते खा लिए मटन, ठीक है ना, मटन खा लिए, अब मटन किने 700 रुपये किलो, अब अंदर से उल्टी करने का मन आया, तो अंदर से पानी निकला, उसमें मटन जो रहेगा ना, तो अंदर से निकलेगा मटन, तो मटन को क्या करें? मुंह में जमा कर लेंगे, बड़ा महंगा है, इसको मुंह में रहने दो, अब पनियामा को ऐसे उछिल देंगे, ठीक है ना। और जो मटनमा मुंह में जमा कर लिए हैं, वो जमा करके वहां जो पानी फेंके हैं वही हो गया डेल्टा। क्या हो गया? डेल्टा। यानी अंदर से पानी लिए, गाद लिए, अब मुंह पर कुछ और लिए, सोचे मटन खाए हैं, बहुत महंगा चीज है, उसको तो मुंह में रख लेते हैं, अब पनियामा फेंक के फिर मटन बना घोट जाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? डेल्टा। और डायरेक्ट अंदर के पानी को उछल दिए, वो क्या हो गया? एस्च्यूरी। ना बुझाया? ठीक है ना। तो यही भारत में बहुत सारा ऐसा नदी है जो एस्च्यूरी का निर्माण करती है। जैसे आपका नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, तो किसका निर्माण करती है? एस्च्यूरी का। किसका निर्माण करती है? एस्च्यूरी का। ताप्ती नदी है, किसका निर्माण करती है? अब भरतपुजा नदी एस्च्यूरी का, अब पेरियार नदी एस्च्यूरी का, साबरमती नदी एस्च्यूरी का, साबरमती हो गया, उसके बाद नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, भरतपुजा नदी हो गया, पेरियार नदी हो गया, ठीक है ना। ये सब कैसा नदी है? एस्च्यूरी। और उसके बाद जितना लगभग पश्चिम में बहने वाला नदी है, अरब सागर में गिरने वाला नदी है, सब एस्च्यूरी का निर्माण करता है। और जितना भी लगभग गिरने वाला बंगाल की खाड़ी में नदी है, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा। तो एस्च्यूरी, डेल्टा और जलप्रपात समझ में आया? किसी खारा ढलान से डायरेक्ट पानी एक खारा गिर रहा है, जलप्रपात। क्या होगा? जलप्रपात। और कोई पानी आ रहा है और अपने मुंह पर ढेर सारा गाद कूड़ा करकट जमा कर लिया है, वो क्या हो जाएगा? डेल्टा। और कोई नदी डायरेक्ट पानी खींच के लाया और बिना कुछ और वो डायरेक्ट उछल दिया, एस्च्यूरी। क्या हो जाएगा? एस्च्यूरी। क्या हो जाएगा? एस्च्यूरी। पश्चिम में जितना गिरने वाला नदी है वो क्या इसका निर्माण करती है? एस्च्यूरी का। अब पूर्व में बहने वाला नदी सब किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। उसके बाद देखिए धुआंधार, ये धुआंधार बता, अच्छा दुग्धधारा, धुआंधार और दुग्धधारा, धुआंधार और दुग्धधारा, वो दूध सागर नदी है, दूध, हाँ, आई दूध धारा, 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 ठीक है ना, पछड़ा छुरा अलग है, अलग अलग नाम है। तो दूध धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अब देखिए एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में पूछा हुआ था, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिनेमेटोग्राफ 2023 का जो मुख्य उद्देश्य था, यह पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकने व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना था। करने का मतलब बहुत सारा ऐसा पार्ट था जो फिल्म में दिखा दिया जाता था, ठीक है ना, तो उसी को रोकने के लिए और किस एज का है उसको ध्यान में रखने के लिए ही भारत सरकार ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक लाया था 2023 में। और फिल्म का अश्लीलता इतना बढ़ गया, कोई फिल्म नहीं देखता है। अब देखता कोई फिल्म देखता है, उसके बदले और शॉर्ट वीडियो देखता है,
खाली शॉर्ट वीडियो, खाली शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो 5 घंटा देख लेगा, किसी को बैठा दी जबरदस्ती 3 घंटा का फिल्म देखने के लिए, ना देख पाएगा वो। तो बाप रे ना देखो, भाग भागो। इतना ने घिना दिया है बॉलीवुड, उसको इतना घिना दिया है, इतना घिना दिया है, उसको लोग तकवो नहीं करता है बॉलीवुड की तरफ। हॉलीवुड में लगता है तो एक जैसे 2 दिन में रहता है, चल जाता है, बाकी बात कोई नहीं जाता है। ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच समझते हैं ना, शीशा। शीशा में देखिएगा नीचे में कुछ कुछ लिखा रहता है। किसी किसी शीशा में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो शीशा पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शीशा पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है, बुलेट जैकेट, उसमें भी शीशा का प्रयोग किया जाता है। उसमें रेशेदार शीशा का प्रयोग कर देता है। किसका प्रयोग करते हैं? रेशेदार शीशा। और शीशा कठोर बनाने, देखिए उस शीशा कठोर है ना सामने, वो शीशा जो कठोर है उसमें किसका प्रयोग किया? पोटेशियम क्लोराइड का। किसका प्रयोग किया गया है? पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया गया है। तो शीशा कठोर किया जाता है। और कुछ शीशा का प्रयोग और जगह किया जाता है। जैसे शीशा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ऐसे देखिए, जैसे कुछ शीशा ऐसा, कुछ कांच, शीशा करने का मतलब कांच, ठीक है ना। जैसा आप देखिएगा प्रकाश कांच होता है, प्रकाश कांच होता है, एक होता है पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच होता है। उसके बाद एक होता है क्रुक्स कांच, क्रुक्स कांच, पायरेक्स कांच, क्रुक्स कांच होता है। तो देखिए काला भाग गया। देखिए जो प्रकाशीय कांच होता है, प्रकाश जो कांच होता है, इसका जो प्रयोग होता है, जो धूप चश्मा जो होता है ना, धूप चश्मा या टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप में जो प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश कांच का प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोप देखे हैं, दूरबीन। तो टेलीस्कोप और दूरबीन में जिस कांच का जो शीशा जो लगा रहता है, उसका जो शीशा रहता है वो कौन सा कांच रहता है? प्रकाश कांच। अब देखिएगा केमिस्ट्री विभाग का जो साइंटिस्ट रहता है, इतना गोल गोल शीशा रखे रहता है और रिसर्च करते रहता है। और जो प्रयोगशाला में जो कांच रखा रहता है, इतना वो शीशा में कोई दवा रिएक्शन न कर जाए, शीशा ब्लास्ट न कर जाए, तो वहां पर जो शीशा प्रयोग किया था उस शीशा का नाम रहता है पायरेक्स कांच। कौन सा रहता है? पायरेक्स कांच। प्रयोगशाला में जो शीशा का प्रयोग कौन सा कांच रहता है? पायरेक्स कांच रहता है। उसके बाद क्रुक्स कांच का प्रयोग कहाँ होता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग जो होता है, तो आपका देखिएगा जितना भी चश्मा हम लोग पहनते हैं, सिंपल सिंपल काला वाला, ठीक है ना, धूप चश्मा के लिए, धूप से बचने के लिए वहां पर क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। पराबैंगनी किरण से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। और एक और कांच होता है पोटास कांच। कौन सा कांच होता है? पोटास कांच। अब पोटास कांच जो होता है, पोटास कांच, तो जितना भी बोतल उतल देखे हैं, बोतल उतल, तो बोतल उतल में किसका प्रयोग करते हैं? पोटास कांच का। बोतल उतल किसका प्रयोग करते हैं? पोटास कांच। और दूरबीन उर्बीन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश कांच। प्रयोगशाला में कौन सा प्रयोग करते हैं? कांच, पायरेक्स से। और धूप चश्मा का जो लेंस उन्स होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? क्रुक्स कांच। कौन सा होता है? क्रुक्स कांच। बुझाया? तो ये कांच का रहा। तो कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और देखिए 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसकी तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था? सबसे पहले गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। बस 13 से 14 वर्ष की अवस्था के थे ना गांधी जी, ठीक है ना, 13 या 14 वर्ष की अवस्था, मतलब औसत में थे 13-14 के। तो इतने वर्ष की अवस्था में थे, उनका ब्याह करा दिया गया। अब ब्याह करा दिया गया ना, तो उनका कन्या का गौना नहीं कराया गया। गौना समझते हैं ना, लाना अपने ही यहाँ। और 14-18 साल का जब गांधी जी ना हुए, पहले ब्याह हुआ करा दे। हम लोग गांव में पंडित जी होता है ना, उस सबका ब्याह बच्चे में हो जाता है। जना उना होता है पहले ही हो जाता है। भूमियान में पंडित जी में ये सब पहले ही हो जाता है, ठीक है ना। अब ब्याह पहले सेट हो गया जाता है, बाकी बात उत करने नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। बच्चा कौन पहचानता है? बाकी हम लोग तो पहचान गए हैं, देख लिए हैं, वही है, ठीक है। तो पहले जो होता है गांव में पहले ही जनौना पहना दिया जाता है, जनौना पहना दिया जाता है, ब्याह करा दिया जाता है। गांधी जी का उसी तरह हुआ था 13.5 वर्ष की उम्र में, ठीक है। आगे चला गांधी जी का 18 वर्ष हुए तब उनका पत्नी से मिलाया गया। अब पत्नी से मिला, कहता क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जाइए बेटे ने पढ़िए, ठीक है ना। बेटे ने पढ़ने गए, वहाँ पढ़ के जब भारत में आए तो वकील की तैयारी किया और 3 साल वकील का बढ़िया से तैयारी किए गांधी जी। तैयारी करने के बाद एक गुजरात का बहुत बड़ा व्यापारी था अब्दुल्ला सेठ, दादा अब्दुल्ला सेठ। और दादा अब्दुल्ला सेठ जिस तरह वर्तमान समय में
अंबानी है, उसी तरह उस समय में उतना बड़ा व्यापारी था अब्दुल्ला सेठ, ठीक है ना। और अब्दुल्ला सेठ अपने ही यहाँ नियुक्ति पर रख लिया महात्मा गांधी को। अब महात्मा गांधी के लिए एक जहाज बुक कर दिया, और उसके एक व्यापारी का मुकदमा फंस गया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जब व्यापारी का मुकदमा फंस गया था उस व्यापारी का, तो महात्मा गांधी के लिए एक जहाज बुक कर दिए, ठीक है ना। और जहाज का नाम क्या था? SS सफारी, SS सफारी। और SS सफारी नामक जहाज से, SS सफारी नामक जहाज से वह दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ पे गए? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे गया था, दक्षिण अफ्रीका गए, और दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में उतरे, जहाँ डरबन पड़ता है, ठीक है ना। नटाल प्रांत में उतरे, और यहाँ पर मुकदमा जीतने के बाद महात्मा गांधी आए। उसके बाद फिर से महात्मा गांधी वहां पर गए, और वहां से फिर से लास्ट में जो रिटर्न आए थे वह किस जहाज से आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लास्ट जो 1915 से लौट के जो आए थे वो किस जहाज से आए थे? उसका नाम था अरबिया जहाज। क्या नाम था? अरबिया जहाज। वह अरबिया जहाज से लौट कर आए थे। महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जब लौट के आए भारत में, तो वह अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। किस बंदरगाह पर? अपोलो बंदरगाह। ये पड़ता है मुंबई में। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। और मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर उतरे महात्मा गांधी, तो उस टाइम में एक व्यापारी का जो भेष होता है, माथा पर टोपी जो पगड़ी वाला होता है, और कोट और पैंट बढ़िया से वही पहने हुए थे। आगे चलकर महात्मा गांधी जब यहाँ पर लोगों से मिले तो उसने किसान का भेष धारण कर लिया। कैसा किसान? क्योंकि उनका पिता जो थे ना कठियावाड़ के क्षेत्र के थे, और कठियावाड़ का बहुत बड़ा डिमांड थे, इसलिए महात्मा गांधी जब आए तो वह कठियावाड़ी किसान का वेश धारण कर लिए, और उस वेश धारण करके लगभग 1 साल तक भारत का यात्रा किए। कितने साल तक यात्रा किए? 1 साल का यात्रा किए। उसके बाद धीरे धीरे असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है ना, चोरी चोरा कांड हुआ, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को बुलाया गया क्या? गोलमेज सम्मेलन में। और गोलमेज सम्मेलन में फिर से महात्मा गांधी को बुलाया गया, तो महात्मा गांधी के लिए एक और जहाज बुक किया गया था लंदन जाने के लिए। लंदन जाने के लिए एक और जहाज बुक किया गया था। उस जहाज का नाम था SS राजपूताना। SS राजपूताना, SS राजपूताना। और जब वो लंदन चले गए तो लंदन से फिर जो जहाज से आए थे उस जहाज का नाम था ब्रिटानिया जहाज। कौन जहाज था? इटली का जहाज था ब्रिटानिया जहाज। ब्रिटानिया जहाज। तो महात्मा गांधी के बारे में 4 गो जहाज याद करना। कितने जहाज है? 4 गो। पहली बार जब दक्षिण अफ्रीका गए थे सफारी से गए थे। किसे गए थे? सफारी से। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे किसे गए थे? सफारी से। और वहां से जब लास्ट वहां पर आंदोलन करके जब लास्ट आए थे भारत में, तो किसे आए थे? अरबिया जहाज से। किसे आए थे? अरबिया। फिर से महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसे गए थे? SS राजपूताना। SS राजपूताना। और फिर उनको लाने के लिए भारत में इटली का एक जहाज था ब्रिटानिया जहाज, और उस जहाज से क्या किए थे? भारत में आए थे। तो महात्मा गांधी के बारे में कितने जहाज याद रखना है? 4। पहली बार दक्षिण अफ्रीका किस जहाज से गए थे? सफारी से। आए किसे थे? अरबिया। सफारी से गए, अरबिया से आए। फिर से दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गए थे? SS राजपूताना। और किस जहाज से आए थे? ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में इसको सुने हैं? ब्रिटानिया जहाज से आए थे। किसे आए थे? ब्रिटानिया। और जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा यह जनव्यापी आंदोलन था। ये सबसे बड़ा जनव्यापी आंदोलन था। तो महात्मा गांधी गांव का दौरा करने लगे, और गांव का दौरा करने के दौरान पता लगा कि गांव में किसानों का स्थिति साफ बदतर से भी बदतर है। हम यहाँ पर एकदम किसानी वाला कपड़ा बने धारण किए हुए हैं, और ये लोग को खाने तक के लिए पैसा नहीं है, अपना मतलब पेट भरने तक के लिए अन्न नहीं है, इस सबके शरीर में कपड़ा तक नहीं है, इसका बाल बच्चा उघारे पुघारे घूम रहा है। और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान ही कसम खाए, जो हम पैंट शर्ट कोट पहन रहे हैं उस दिन से हम यह त्याग कर रहे हैं, जब तक किसानों के लिए हम उनके हक का मांग नहीं दिलवा देते हैं तब तक हम पैंट कोट शर्ट नहीं पहनेंगे। और 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का जब दौरा कर रहे थे, तो उस दौरान महात्मा गांधी वह पैंट शर्ट कोट त्याग कर और लंगोट में आ गए थे। धोती कुर्ता होता है, और लास्ट वो मरने तक वो लंगोट में ही रहे, ठीक है ना। तो 1921 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक महात्मा गांधी किस कपड़े में रहे थे? लंगोट में, धोती कुर्ता में, धोती में ही रहे, कुर्ता भी नहीं, धोती में ही रहे। तो महात्मा गांधी इतना बड़ा हस्ती थे, समझ रहे हैं ना। बहुत ही स्किप कर दिए हैं क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो महात्मा गांधी कहेगा
कठेवारी किसान का भेष धारण किए 1915, लंगोट में आए 1921, लंगोट में 1921, और राजपूताना जहाज से गए 1931 और देहांत हो गया 1948। देहांत कब हो गया? 1948। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। मध्यकाल में सामंत को उसका जो लॉर्ड मतलब होता है उसका जो सेठ, राजा। लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाते थे? दरोगा में क्वेश्चन आएगा ना, सबके दिमाग ब्लॉक हो पूछ का रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, इतना इजी है ना आप एक तरह से मार दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए लॉर्ड क्या है? मध्यकाल में जो किसान देता था, बस आपको भाषा समझना है। जैसे पहले जो होता था ना, जो राजा होता था, ठीक है ना, तो राजा जो होता था उसको बोलते थे लॉर्ड। क्या बोलते थे? लॉर्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? लॉर्ड, ठीक है ना। और राजा के अधीन जो बड़ा जमींदार होता था, राजा के अधीन जो बड़ा जमींदार होता था उसको बोलते थे फ्यूड, और किताबी भाषा में बोलते हैं फीफ। क्या बोलते हैं? फीफ। क्या बोलते हैं? फीफ। क्या बोलते हैं? फीफ, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत इसी फीफ को जागीर भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? जागीर, जागीर। और इसके अंतर जो होता था, इसके अंतर्गत वो किसान होता था। नीचे कौन होता था? किसान होता था। तो जो बताइएगा था इसमें सबसे बड़ा प्रांत किसके पास था? किसान के पास, कि जागीर के पास, कि लॉर्ड के पास? किसके पास था? लॉर्ड मतलब राजा, ठीक है ना। तो राजा क्या करता था? राजा क्या करता था? जागीर से, जो जमींदार से जो पैसा लेता था, जो टैक्स लेता था, उसी को कहते हैं फीफ। क्या कहते हैं? फीफ। और कहीं कहीं लिखा गया इसको फ्यूड। क्या कहते हैं? फ्यूड। या तो फीफ रहेगा या तो फ्यूड रहेगा। फीफ है वही फ्यूड है। तो राजा यानी कि लॉर्ड जो जमींदार से किसान के द्वारा उपज करके जमींदार के पास जो आता था अन्न, और इसके जमींदार से जो पैसा लेता था, जो टैक्स लेता था, उसे क्या बोलते थे? फीफ कहते थे। क्या कहते थे? फीफ। वही क्वेश्चन पूछा हुआ था, यही क्वेश्चन था। मध्यकाल में सामंत, सामंत मतलब कौन? राजा। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था और वह बदले में लेता था, क्या कहलाते थे? उसके फीफ कहते थे। क्या कहते थे? फीफ। यानी कि जमींदार से जो पैसा लेता था और टैक्स लेता था उसे क्या कहते थे? फीफ कहते थे। क्या कहते थे? फीफ। अब देखिए निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? जो आश्रित जल होता है ना, शुद्ध जल होता है, वह मिश्रण नहीं होता है, यह यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक। इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्रित जल। और आश्रित जल जो होता है ना, यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या आश्रित विद्युत सुचालक होता है? नहीं। समझिए मेघ जो बरसता है ना, वह आश्रित जल है, वह शुद्ध जल है। यदि वह वर्षा होके गिरता, यदि विद्युत का चालक रहता, दुनिया का हर एक आदमी सड़ जाता है। वर्षा होता रहता है, हम लोग पोल के नीचे बगल में खड़ा रहते हैं और ऊपर से टप से माथा पानी गिर जाता है, क्या सड़ जाते हैं? नहीं सड़ते हैं, कि विद्युत का क्या है? कुचालक है। विद्युत क्या है? वह कुचालक है। और आश्रित जल जो होता है ना, आश्रित जल, वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और यह जो होता है ना, यह यौगिक है, नहीं कि मिश्रण है। मिश्रण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जो मिश्रण होता है वह दो प्रकार का होता है। मिश्रण जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जो मिश्रण होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी। क्या होता है? समांगी। और एक होता है विषमांगी। क्या होता है? विषमांगी। एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। देखिए समांगी उसे कहते हैं जिसको आप मिलने के बाद नहीं पहचान पाइएगा। समांगी उसे कहेंगे जिसको मिलने के बाद नहीं पहचान पाइएगा। और विषमांगी उसे कहते हैं जिसको मिलने के बाद पहचान लीजिएगा। जैसे गेहूं का जो बोरा है उसमें चावल मिला देंगे तो क्या पहचान पाइएगा कि नहीं पहचानेगा? तो वह हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। क्या हो जाएगा? विषमांगी। और एक तरफ लिए चीनी और एक तरफ लिए नमक और उसको पानी में घोर दिए और हमको पहचान के बताइए कौन चीनी या कौन नमक है, पहचान लीजिएगा? नहीं पहचान पाइएगा। तो वो क्या हो जाएगा? समांगी। जैसे हम लोग का वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, बहुत सारा हवा है, ठीक है ना। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जोनॉन है, रेडॉन है ना, हीलियम है। तो पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे हैं? तो ये नहीं पहचाने, कौन सा मिश्रण हो जाएगा? समांगी। यानी कि जो मिश्रण को आप मिलने के बाद नहीं पहचान सकते हैं वह समांगी। आज जिसके मिलने के बाद धक धक पहचान सकते हो, क्या हो जाएगा? विषमांगी। यहाँ पर एक तरफ लड़के है एक तरफ लड़का है, कौन सा मिश्रण है यहाँ पे? समांगी विषमांगी? विषमांगी।
ये पता लग जाता हाँ उधर लड़कियां है इधर लड़का है, तो विषमांगी हो जाएगा। अब मिलने के बाद नहीं पहचान पाइएगा, समांगी क्या हो जाएगा, समांगी। ना बुझाया। और यौगिक जो होता है ना, यौगिक जो होता है, और यौगिक जो होता है ना, यौगिक का अपना निश्चित अनुपात होता है। निश्चित क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। यौगिक का निश्चित क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे आप देखिएगा यौगिक में आता है जैसे जल, देखिए ना जल, और जल जो होता है, जल यह दो चीज से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ले लिए, दो हाइड्रोजन ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन ले लिए, तो इससे मिलकर क्या बन गया, जल। तो यहां देख रहे 2 अनुपात 1 के अनुपात में मिल गया, नहीं मिला। जिसका निश्चित अनुपात होता है होगा यौगिक, जिसका निश्चित अनुपात होगा यौगिक, और जिसका निश्चित अनुपात नहीं होगा मिश्रण होगा। मिश्रण में 2 प्रकार का, मिलने के बाद नहीं पहचान सके, आप मिलने के बाद पहचान लेंगे, विषमांगी, ठीक है ना। आटा में चावल मिला देंगे, समांगी विषमांगी। वहां देखिए बैलून का मिश्रण समांगी का विषमांगी है, कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। कौन सा है, विषमांगी। देखो नहीं हवा नहीं बता है, समांगी मिश्रण है। क्या हुआ, नहीं पहचान में आ रहा है। हवा समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, मिश्रण है, बाकी समांगी मिश्रण है। तो अभी तो वही बोल रहे थे ना, अभी इतना वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, पहचान है क्या इसमें, ऐसा का मिश्रण है कि नहीं है। हम नाइट्रोजन 78 ले रहे हैं, 78 छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.034 ले रहे हैं और 4 छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन 21 ले रहे हैं, 17 छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। बोले हैं यही बात, मिलने के बाद जिसको नहीं पहचान सके वो होगा समांगी, मिलने के बाद नहीं पहचान क्या हो जाएगा, समांगी। तो कहले कितना इजी है भगवान। अरे देखो, एक तरफ नमक ले लेते हैं और एक तरफ चीनी ले लेते हैं, चीनी का घोल लेते हैं, और ये दोनों का एक घोल में मिला देते हैं। अब हम कैसे पहचानिए घोल में कौन नमक कौन चीनी है, पता लीजिएगा। ये भी मिश्रण है, कौन सा मिश्रण हो जाएगा, समांगी। यहाँ पर हम गैस का एक बोरा भर लेते हैं, बैलून, बैलून तो खुला है, बैलून नहीं है, तब बैलून का ले लेंगे, ऐसे हवा से बढ़िया फूंक देंगे, और अंदर में हम क्या क्या लिए हैं, नाइट्रोजन लिए हुए हैं, ऑक्सीजन लिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुए हैं, 3 गो लिए हुए हैं ना मेन तौर पर। तो 3 गो ऑक्सीजन लिए, नाइट्रोजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड लिए, अब बैलून में से फूंक दिए हैं। अब बैलून कैसे फोड़ दिए, अब पहचानिए कौन ऑक्सीजन है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन ये है, पहचान लीजिएगा, नहीं पहचान पाइएगा। तो मिश्रण वहां भी था, बाकी पहचान नहीं पाए थे, तो उसी को बोलते हैं ना समांगी मिश्रण। आई बैलून में इधर देखिए, एगो लाल है, एगो पीयर है, एगो हरियर है, पहचान लिए ना, वो क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। ना बुझाया ये, देखिए। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तब प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, ऑस्ट्रिया होना चाहिए, ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड की क्या कर दिया था, वो जर्मनी ने क्या किया था, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड के क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था बाद में। मेन कारण यही था, जर्मनी का जो आक्रमण करने का जो मेन कारण था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार के हत्या कर दिया गया था 28 जून 1939 ईस्वी को, 28 जुलाई नहीं, 28 जून को, 28 जून 1939 ईस्वी को ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड के हत्या कर दिया गया था। और इसी हत्याकांड को सिरजोवा हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिरजोवा हत्याकांड कहते हैं, ठीक है ना। और प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व 2 स्तर बढ़ गया, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। कितना डेट दिया हुआ है, 28 जून है ना, जून है, जून है ना, 28 जून है, उल्लूसन में देख देख के बोल रही है। और 1 सितंबर को, यह जैसे यहाँ तक 1 सितंबर को दूसरा विश्व युद्ध क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। 1 सितंबर 1939 से दूसरा विश्व स्टार्ट हो जाता है, और 2 सितंबर 1939 से तक क्या रहता है, चलता है। और यह 2 गुटों में बढ़ जाता है, एक तरफ मित्र देश, एक तरफ धुरी देश। मित्र देश का ट्रिक क्या था, ABC को फाड़ दो, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, R से रूस, और फ से फ्रांस, फ से फ्रांस। वहीं धुरी राष्ट्र की तरफ था इटली, जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी और जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब किसके तरफ था, धुरी राष्ट्र की तरफ। लगभग 70 देशों ने भाग लिया था दूसरा विश्व युद्ध में। याद रखेगा,
तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की क्या कर दिया गया था? हत्या। नव निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो नव निर्वाचित लोकसभा, जैसे लोकसभा का जब चुनाव हुआ 2024 ईस्वी में हुआ ना, तो इसको सबको शपथ दिलाने के लिए एक जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर लिया जाता है और वही सभी व्यक्ति क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है। और लोकसभा का जो वरिष्ठ सदस्य होता है, तो यहाँ वरिष्ठ करने का मतलब उम्र पर नहीं, तो मान ली ओम बिरला हो गए 70 साल के, तो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, बाल उड़ गया है तो वही रहेंगे, ऐसा नहीं है। वरिष्ठ उसे कहते हैं जो सबसे अधिक बार लोकसभा का चुनाव जीता है, नहीं समझे? मान ली किसी का उम्र है 55 साल और वह 1925 से लेकर 55 तक लगातार जीतते आ रहा है, लगभग कितना बार होगा? मतलब 6 बार हो गया, तो वह सबसे वरिष्ठ हो जाएगा। और किसी का उम्र 70 साल है, एक बार जीता 1935 में, मतलब एक बार, मतलब एक ही बार जीता था, ठीक है ना? मान लेते हैं एक बार 1930 से लेकर 35 से जीता था और फिर एक बार 1950 से लेकर 55 दूसरी बार जीता, क्या वह वरिष्ठ होगा? वरिष्ठ जो सबसे अधिक बार चुनाव जीतता है वही होता है वरिष्ठ, ठीक है? तो नाम निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। और लोकसभा का जो वरिष्ठ सदस्य होता है इसका जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 में लगभग 21 देश आता है। कितने देश आता है? 19 देश आता है और 2 गो संघ आता है। 19 देश और 2 गो संघ। 19 देश याद करवा दे, 1 सेकंड में याद होगा, बस देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा एकदम आसानी से। ट्रिक नहीं सिखाएंगे हम, ट्रिक नहीं जानते हैं। आपको नहीं याद होगा 19 देश तब कुछ कहिएगा, एकदम देखिए कैसे याद होता है। देखिए ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना? ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, यहां पाइएगा तो ये है क्या है? एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और जो G20 है, G20 का जो स्थापना किया गया था यह मैक्सिको में किया गया था 1999 ईस्वी में। मैक्सिको में किया गया 1999 ईस्वी में। और इसमें लगभग 19 देश है और 2 संस्था है। 2 संस्था कौन कौन है? एक तो है यूरोप, तो यूरोप से याद रखें यूरोपीय संघ। क्या है? यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। और इसको बोलते हैं अफ्रीका। और एक है अफ्रीकी संघ। क्या हो जाएगा? अफ्रीकी संघ। एक हो गया यूरोपीय संघ, एक क्या हो जाएगा? अफ्रीकी संघ। यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। अब बच गया 19 देश, टोटल 20, टोटल पहले 20 गो था ना, तो 20 गो में से बाद में चलकर अब एक अफ्रीका संघ बना दिया गया, ठीक है, और एक बना दिया यूरोपीय संघ, ठीक है। अब बच गया अब कितना है? 19 देश। 19 देश कैसे याद रहेगा? इधर में देखिए, सबसे ऊपर में आएगा तो यहाँ पे एक देश दिखाई देगा कनाडा। क्या दिखाई देगा? कनाडा। इसके नीचे में आइएगा दिखाई देगा अमेरिका। क्या दिखाएगा? अमेरिका। इसके नीचे में दिखाई देगा मैक्सिको। क्या दिखाई देगा? मैक्सिको। और इसके नीचे में दिखाई देगा आप यहाँ पे ब्राजील। क्या है? ब्राजील। और यहाँ पर दिखाई देगा अर्जेंटीना। क्या दिखाई देगा? अर्जेंटीना। आज जो कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है, इसको बोलते हैं नाफ्टा कंट्री। कौन सा कंट्री बोलते हैं? नाफ्टा कंट्री। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको कौन सा कंट्री बोलते हैं? नाफ्टा कंट्री। तो कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील और ये अर्जेंटीना, 5 गो ये हो गया। इसके बाद यहां पाइएगा तो एक देश दिखाई देगा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद यूरोप में आइएगा तो महाशक्ति के तौर पर यहां पाइएगा तो फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस। ऊपर में है यहाँ पर ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। यहां पर दिखाई देगा जर्मनी। क्या है? जर्मनी। तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। यहां पर आइएगा दिखाई देगा इटली। क्या है? इटली। तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली। इसके बाद इधर में आइएगा तो यहाँ पर एक देश दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है। एशिया में आइएगा तो बाकी बात यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा देश के तौर पर यहाँ पर है रूस है। कौन सा है? रूस। आज पड़ता है यूरोप में है, क्योंकि इसका राजधानी कहाँ पे है? मॉस्को। जिस देश का राजधानी जिस द्वीप में रहता है, जिस महादेश में रहता है, उसी देश से, मतलब उसी से उसका पहचान किया जाता है। और इसका जो राजधानी है वो यूरोप में पड़ता है, इसलिए रसिया किसके हिस्सा बनाता है? यूरोप का। और इसके नीचे में आइएगा दिखाई देगा चीन। क्या दिखाई देगा? चीन। और इसके नीचे में आएगा दिखाई देगा भारत। क्या है? भारत। और यहाँ पर दिखाई देगा अपना एशिया में है, यहाँ पर दिखाई देगा तुर्की। क्या है? तुर्की। और इसके नीचे में आएगा दिखाई देगा अपना सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। जो हज यात्रा के लिए जाते हैं, सऊदी अरब।
ठीक है ना। तो तुर्की, सऊदी अरब, रूस, चीन और भारत। यहां पर देखिए, यहां पर दिखाई देगा दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। और उसके नीचे में आइएगा, दक्षिण कोरिया के जस्ट नीचे में दिखाई देगा जापान। क्या है? जापान। और जापान के नीचे दिखाई देगा इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। यही इतना देश है, बुझाया? देखिए तो इतना देश है आपका किसमें? G20 में। G20 नाम का है G20, बाकी देश है 19 और संघ है 2। संघ दो कौन है? यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ। यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। इधर में देखिए देश में कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। इधर में ब्राजील और अर्जेंटीना। ब्राजील और अर्जेंटीना। और इधर में कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। ऊपर में आइएगा तो महाशक्ति के तौर पर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। इसके बगल में आइएगा तो दो और शक्तिशाली देश दिखा देगा, तुर्की और सऊदी अरब। उसके बाद रूस का वह भाग, रूस का वह भाग जो अपना एशिया में पड़ता है, उसको बोलते हैं साइबेरिया। क्या बोलते हैं? साइबेरिया। और साइबेरिया में आता है रूस, चीन और भारत। रूस, चीन और भारत। उसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। यही किसमें आता है? G20 में। किसमें आता है? G20 में। इसका कोई ट्रिक है? नहीं याद हुआ? कितना आसान है ये, बहुत आसान है। देखो, कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है। इधर में महाशक्ति के तौर पर फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है। इधर में एक वही है दक्षिण अफ्रीका। इधर में तुर्की और सऊदी अरब। मुस्लिम वाला में तो ये वही है, तुर्की और सऊदी अरब। और शक्तिशाली तौर पर रूस, चीन, भारत। इधर में दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया। यहाँ पे आ जाएगा। इधर में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो कहेगा G20 का जो गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। G20 का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। 1999। आपको एक क्वेश्चन से हम बहुत क्वेश्चन करवाते, समझ रहे हैं ना? अब ऐसा नहीं समझना है, ऐसा नहीं ये इतना कम करवा रहा है, बहुत चीज करवा रहे हैं, समझ रहे हैं? आपको पढ़ने का होता है ना, और किताब करने का नहीं। आप खाली खुला माइंड रखेगा ना, आप बहुत क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन। अब ऐसा हार्ड भी चीज नहीं बता रहे जिसको आपको समझ में ना आए। ऐसा कोई भाषा लगता है जो ना समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं ना? अब देखिए, निम्न में से कौन सा पादप, तो क्या इसे बांग्लादेश था G20 में? नहीं ना था। एशिया से कौन कौन था? तो एक था तुर्की था, सऊदी अरब था। उसके बाद उधर में रूस था, चीन था, भारत था। उधर में दक्षिण कोरिया था, जापान, इंडोनेशिया। दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया। और नीचे में क्या था? ऑस्ट्रेलिया। और अफ्रीका में एक देश था, दक्षिण अफ्रीका। कौन था? दक्षिण अफ्रीका। यूरोप में था ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। और उत्तरी अमेरिका में था अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। और नीचे में था और अर्जेंटीना, ब्राजील और अर्जेंटीना। कितना आसानी से याद हो गया। ऐसे ट्रिक बनाते रहते, काक पाक काक ऐसे बनेले है, सब बहुत सारा फालतू है, सब आसानी से याद हो गया। ट्रिक भुला जाइएगा, बाकी ऐसे नहीं भुलाइएगा। निम्न में से कौन सा पादप एक उभयलिंगी पुष्प होता है? उभयलिंगी उसे बोलते हैं जिसमें दोनों गुण होता है, जिसमें लड़का लड़की दोनों का गुण होता है, उसे बोलते हैं उभयलिंगी। अपना यहाँ की भाषा में जिसको जेंडर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ना किन्नर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसा पुष्प जिसके अंदर में ही पुमंग हो, उसके अंदर में भी जायंग हो। जायंग मतलब जनानी, पुमंग मतलब पुरुष, मतलब पुरुष, पुंकेसर क्या होता है? और जिसके वैसा पुष्प जिसके अंदर में ही जायंग और पुमंग होता है, उसे ही उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। और एक होता है एकलिंगी। वैसा पुष्प या वैसा पौधा जिसके या तो पुमंग होगा या तो जायंग होगा, उसे कहेंगे एकलिंगी। क्या बोलेंगे? एकलिंगी। और जिसके अंतर्गत दोनों होता है वो क्या होगा? उभयलिंगी। जैसे गुलहर के फूल, सरसों के फूल। सरसों जो होता है ना, पपीता एकलिंगी होता है, तरबुज्जा एकलिंगी होता है। पपीता तरबुज्जा जो होता है कैसा होता है? एकलिंगी। कैसा होता है? एकलिंगी। कि पपीता होता है ना, उसका निषेधन बाह्य द्वारा होता है, तरबुज्जा का निषेधन बाह्य द्वारा होता है, उसका एकलिंगी होता है। और ये जो गुलहर है और सरसों है, यही दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा। हम बोले वैसा पुष्प या वैसा पौधा जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर में ही जायंग हो और उसके अंदर में ही पुमंग हो। जायंग मतलब होता है स्त्री वाला
समझ ना, जनानी स्त्री वाला गुण, अब पुमंग मतलब पुरुष वाला विशेषण जो होता है, उसके अंदर में पुमंग होता है, आजायंग होता है, तो उसे बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। और उभयलिंगी क्या होता है? गुलर और सरस, गुलर और सरस। अब पपीता और तरबूजा जो होता है वो क्या होता है? एक लिंगी। पपीता और तरबूजा क्या होता है? एक लिंगी। पपीता और तरबूजा क्या होता है? एक लिंगी। और देखिए आगे पूछ रहा है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल में भारत में डैश का प्रतिनिधि क्या था? तो जो क्वेश्चन करने का मतलब यह है, सुमित नांगल किस खेल से संबंधित है? सुमित नांगल जो है ना, ये किससे संबंधित है? टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। सुमित नांगल है किससे संबंधित है? टेनिस से है। सुमित नांगल किससे है? टेनिस से है। आप एक खेल खिलाड़ी वाला जो होता है ना, किस खेल संबंधित है? एक दिन में सब याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। 2 गो 3 गो 2 गो 3 गो पेपर वो देख रहे हैं ना, तो उसमें नाम लिख लीजिएगा कॉपी में, तो है ना। एक वो पक्का है, बिहार एसएससी हो या ये दरोगा हो, ये फिक्स है, ऐबे करेगा। ये फिक्स है, ऐबे ही करेगा। किसी भी खिलाड़ी का पूछ देगा, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर का हो या इंटरनेशनल स्तर का हो, या एशियन गेम खेला हो, या राष्ट्रमंडल खेल खेला हो, या ओलंपिक खेला हो, उसी में से कोई खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है या किस राज्य का है, ये पक्का आना तय है। तो आप ये रोज मतलब रोज एगो दूगो देखते रहिएगा, देखते रहिएगा। नहीं होता है तो कभी खाना खाने के दौरान क्या कीजिएगा, खा रहे हैं ना, तो किसको कौन सा अवार्ड मिला है ना, तो एगो डीडी नेशनल चैनल पर आता है, डीडी नेशनल चैनल लगा दीजिएगा, अवार्ड सेरेमनी, और उसमें नाम बार बार बोलेगा। तो हाँ, घुड़सवारी है दिव्यकृति सिंह, वह राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत हो। घुड़सवारी दिव्यकृति सिंह महाराष्ट्र की है, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत हो। बार बार बोलेगा, आपको महीने में याद हो जाएगा। ऐसे आपको पढ़ने का मोटिवेशन पैदा हो जाएगा, ठीक है ना, और साथ में नाम भी याद हो जाएगा, खिलाड़ी भी पता हो जाएगा, कौन सा अवार्ड मिला ये भी पता हो जाएगा। नेशनल चैनल पर देता है हमेशा, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहता है। जब भी खाना खा रहे हैं लगा दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए लगा दीजिए और देखते रहिए। ऐसे जितना भी खेल खिलाड़ी सबका पता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? तो भौगोलिक अनुसंधान में यानी भौगोलिक खोज में कौन सा देश नेतृत्व किया था? तो सबसे पहले पुर्तगाल किया था। कौन किया था? पुर्तगाल। पुर्तगाल का एक राजा था हेनरी द नेविगेटर। कौन था? हेनरी द नेविगेटर। और स्पेन की एक रानी थी इसाबेल। हेनरी द नेविगेटर और इसाबेल, ये दोनों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता था, और एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खोला था। यूनिवर्सिटी खोल के और हम लोग जैसा बच्चा पढ़ाई करता था वहाँ पे, और सबको सिखाता था तुम लोग कुछ ऐसा काम करना जो आज तक धरती पर ना हुआ है। हमेशा माइंड में भरता था, तो लोग ऐसा काम करना जो आज तक धरती पर नहीं हुआ है। हमेशा रात दिन यही बात बोलता, रात दिन। एक बार क्या हुआ, आगे चलकर क्या हुआ, हेनरी द नेविगेटर और इसाबेल और जॉन द्वितीय से सहायता प्राप्त करके एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज। अब बार्थोलोम्यू डियाज वो व्यक्ति को इसी यूनिवर्सिटी में, जैसे एक लेखन था, बार्थोलोम्यू डियाज को पहले भेजा से तुम जाओ समुद्र में था चक्कर लगा के आओ, ठीक है ना। अब समझिए, किसी व्यक्ति को हम लोग पानी में 2 किलोमीटर चल जाते हैं, बाप रे बाप कर फटने लगता है, बाप रे आगे ना जाएंगे, डूबा होगा, ये होगा। और अटलांटिक महासागर में हेनरी द नेविगेटर और इसाबेल ने सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज को इतना वो जहाज धरा दिया, ठीक है ना, बढ़िया जहाज, अब बैठा दिया, धकेल दिया, कहते तुम जाओ घूमो, और धकेल दिया। देखा खाली पानी 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 पानी, और आगे चलकर वो अफ्रीका के तट से सट गया। अफ्रीका के तट से सट कर और एक यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के पास एक द केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष द्वीप, और यहाँ देखा इसके आगे भी देखा खाली पानी है। और यहाँ से क्या किया, अपना जहाजवा इसे मुड़ाया और फट करते क्या होगा, चला गया, ठीक है ना। आयात कराया था 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में। उसके बाद एक और व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस को भी उसी यूनिवर्सिटी से निकाल कर कहते तू जा कुछ खोज करो, ठीक है ना। 1487 है, 1488, ठीक है ना। कहीं 1487 भी लिखता है तो ये अलग बात है, 87 या 88 देता है। उसके बाद एक व्यक्ति था कोलंबस। कौन था? कोलंबस। जब इसको यहाँ पहुंच गया था कहता हम पानी में न जाएंगे तैरने उड़ने, ठीक है ना। एक कोलंबस व्यक्ति था, तो कोलंबस वो चाह रहा था से भारत है ना सोना का चिड़िया है, चाहते वहां घूमते हैं, ठीक है। तो कोलंबस था, तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं पूर्व एरिया, इसको बोलते हैं पश्चिम एरिया। एक कोलंबस जहाज निकाला, तो इसका जहाज है ना हवा मोड़ के, वो आ रहा था नीचे मुँह, बाकी इसका हवा मोड़ के ले गया पश्चिम मुँह, पश्चिम में हवा ले गया, इसलिए पश्चिमी द्वीप समूह का खोज कर दिया, ठीक है। और उसका मन था जाने का इंडिया,
तो इंडिया में तो सुना हुआ था गोरखा भी होता है, करियकबा भी होता है, यहीं पे गोरखा इधर करियकबा सब टाइप का हो रहा है। तो गया रहा था ऐसे इंडिया में जो लोग हैं ना काला गोरा सब टाइप का है, पर वो चला गया कहाँ पे, अमेरिका में। और अमेरिका में गया तो खाली एकदम छिलल मुर्गा की तरह एकदम गुरका गुरका आदमी था, एकदम गुरका गुरका, साफ गोरा गोरा। तो देखा यहाँ पर साफ गोरा गोरा है, इसीलिए इस यहाँ के निवासियों को रख दिया उसका नाम रेड इंडियन। क्या नाम रख दिया, रेड इंडियन। तो कोलंबस ने दो चीजें खोज कर दिया, एक पश्चिमी द्वीप समूह का और एक अमेरिका का, पश्चिमी द्वीप समूह और अमेरिका, ठीक है ना। और अमेरिका का खोज किया, अब पश्चिमी द्वीप समूह का खोज किया किसने खोज किया था, कोलंबस ने किया, यह 1492 ईस्वी में, 1492, ठीक है ना। एक और महान हस्ती था जिसमें था नाम था मैगलन। क्या नाम था, मैगलन। मैगलन को बोला था कुछ खोज किया ना, मैगलन जहाज लिया और कुछ करा नहीं, यहाँ जहाज स्टार्ट किया और अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर हुए, प्रशांत में पूरा चक्कर ऐसे लगाया, चक्कर लगाया, गुड़गुड़ाए पीछे ऐसे चलाया, ठीक है ना। तो यानी पूरा महासागर का चक्कर लगाते 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 एक लेकिन लड़का था ऐसे घुमाने गया, मैडम जी हम चले आए, बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। बाप रे, कहते मैडम जी पूरा 20 का चक्कर लगा के आए हैं। और इतिहास में उसका खोज, मतलब खोजकर्ता के तौर पर उसको 20 का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति के तौर पर कहा गया, ठीक है ना। कहेगा पूरा 20 का सबसे पहले चक्कर किसने लगाया था, मैगलन। किसने लगाया, मैगलन। किसने लगाया, मैगलन, ठीक है ना। एक और व्यक्ति जिसका नाम था रॉबर्ट पेरी। क्या नाम था, रॉबर्ट पेरी। रॉबर्ट पेरी आगे चलकर बहुत दिन के बाद 1909 में, 1909 ईस्वी में रॉबर्ट पेरी ने यहां से निकलकर उत्तरी ध्रुव की खोज कर दिया। उत्तरी ध्रुव का जो खोज किया था रॉबर्ट पेरी। और नीचे में आइएगा तो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव का जो खोज किया था एमोंड सेन। दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया, एमोंड सेन। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पेरी, दक्षिणी ध्रुव रॉबर्ट पेरी। पूरा महासागर का चक्कर लगा किसने, मैगलन। और केप ऑफ गुड होप का खोज किया था बार्तोलोमियो डियाज, बार्तोलोमियो डियाज। और यहीं पर पुर्तगाल का एक और व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यहां से आया और फटफटिया चालू करते हुए कहां गया, भारत। कहां गया, भारत। और भारत के मतलब भारत के लिए रास्ता की खोज कर दिया कौन, वास्को डी गामा। भारत की खोज नहीं किया था, भारत के लिए आने का रास्ता खोज कर दिया कौन, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा यह खोज किया था 1498 में, 1498 में, 1498 में। उसके बाद एक और व्यक्ति था जिसका नाम था कार्टेज। क्या नाम था, कार्टेज। एक और व्यक्ति जिसका नाम था कार्तियर। क्या नाम था, कार्तियर। जो कार्तियर नाम का व्यक्ति था वह खोज कर दिया कनाडा का। कार्तियर ने खोज किया कनाडा, कार्तियर ने खोज किया कनाडा। और कार्टेज ने खोज कर दिया मैक्सिको। कार्टेज मैक्सिको, कार्टेज मैक्सिको। और कार्तियर, कार्तियर, कार्तियर। और कोलंबस ने किसका खोज किया है, कार्तियर ने खोज किया कनाडा का, कोलंबस ने खोज किया अमेरिका का, और कार्टे ने खोज किया मैक्सिको का। एक और व्यक्ति था अल्फ्रेड कैब्राल, और अल्फ्रेड कैब्राल ने खोज किया ब्राजील का। अल्फ्रेड कैब्राल ने किसका खोज कर दिया, ब्राजील का। बुझाया, पूरा विश्व का भूगोलकर्ता खोजकर्ता के तौर पर कौन सा देश अग्रणी था, पुर्तगाल। पुर्तगाल में सबसे पहले किसको भेजा था, बार्तोलोमियो डियाज। बार्तोलोमियो डियाज ने किसका खोज कर दिया था, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा ने किसका खोज किया था, भारत का। उसके बाद कोलंबस ने किसका खोज किया, पश्चिमी द्वीप समूह और अमेरिका। पूरा विश्व का चक्कर किसने लगाया था, मैगलन। पूरा विश्व का चक्कर किसने लगाया था, ठीक है ना। अब ग्रहों का गति का सिद्धांत किसने दिया था, केपलर ने। ग्रहों का गति किसने दिया था, केपलर। ग्रहों का गति किसने दिया था, केपलर। आगे बढ़ा जाए। हाँ, जो यूनिवर्सिटी था उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, पुर्तगाल का था। कोलंबस जो था इटली का था, इटली का व्यक्ति था। कोलंबस जो था इटली का व्यक्ति था, बाकी वो गया था पुर्तगाल की तरफ से, क्योंकि वो पढ़ाई करता था इसाबेल के यूनिवर्सिटी में। इसाबेल जो थी महिला पुर्तगाल के, और हेनरी द नेविगेटर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। अब मान लीजिए कोई है ये मुंगेर का, कोई धनाबाद का, कोई रोहतास का है, ठीक है ना, और कोई सिवान का है, कोई छपरा का है, तो अलग अलग है कि नहीं। अब हम कहेंगे तू ऐसा करना ऐसा करना, आज तक एग्जाम में ऐसा कोई नहीं किया है, अब जाके पन्ना नहीं फाड़ देना है, ठीक है ना। तो वहां पर जाके ऐसा करना है जो आज तक किसी ने उतना बनाया नहीं है। 100 नंबर के एग्जाम में आज तक कोई 95 नंबर नहीं लाया, तो आपको वहां तक पहुंचना है, ठीक है ना। कट ऑफ को वहां तक ले जाना है जो कोई सोच तक नहीं सकता है। सबका नजर आप पर होना चाहिए, कौन ऐसा है, बाप रे, कौन माइकल लाल है, बाप रे बाप, इतना पूरा फाड़ रख दिया, क्या पढ़ता है, ऐसा होना चाहिए। कोई ना कोई इंसान करता है। अब पहले बात हम ये भी बता चुके हैं, किताब में वो हर चीज लिखा जा चुका है जिससे नौकरी लिया जा सकता है या टॉप किया जा सकता है।
भले यूट्यूब पर नहीं मिलेगा या किसी के दिमाग में नहीं मिलेगा, भाई किताब में वो चीज मिल जाएगा। यूट्यूब पर क्या होगा, जिसका दिमाग में जितना होगा उतना ही बोलेगा ना, भाई किताब में उससे भी ज्यादा होता है, समझे ना, किताब उसमें ज्यादा होता है, इसलिए किताब पर ध्यान दीजिए। आगे देखिए, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों कुल संख्या से कितना से अधिक नहीं हो सकती है। कितना से अधिक नहीं हो सकती है? 1/3। 1/3 क्वेश्चन समझ में आया? न बुझाया? न बुझाया? देखिए यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों कुल संख्या से कितना से अधिक नहीं हो सकती है। 1/3 यहां समझिए, जैसे देश में होता है संसद, क्या होता है? संसद। और राज्य में होता है विधानमंडल, क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल, विधानमंडल। अब विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और क्या होता है? विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। और संसद के भी 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी भी राज्य में जो विधान परिषद का जो सीट होगा उस राज्य में स्थित विधानसभा के सीट का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे समझिए, अपना लेते हैं बिहार। बिहार में विधानसभा का जो सीट है वो कितना है? 243। 243 है ना। और इसी राज्य में विधान परिषद है। क्या बिहार राज्य में विधान परिषद है कि नहीं है? 6 राज्य विधान परिषद है। कितने राज्य में है? 6 राज्य में। 6 राज्य कौन कौन सा है? देखिए, एक है अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बिहार में कितना सीट है? 75, उत्तर प्रदेश में 100, और महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, कर्नाटक में 75, और आंध्र प्रदेश में कितना है? 58, और तेलंगाना में 40। तेलंगाना में कितना है? 40। तेलंगाना में कितना है? 40। अब देखिए क्वेश्चन यहां यह कह रहा था, किसी भी राज्य में जो विधान परिषद का जो सीट होगा उस राज्य में स्थित विधानसभा के सीट का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। बिहार राज्य में विधानसभा का सीट कितना है? 243। और 243 का हम लोग 1/3 करेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 8 24, 81 हो जाएगा। अब देखिए बिहार में कितना सीट है? क्या 1/3 से ज्यादा है? नहीं, 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 40 से कम नहीं हो सकता है। 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 40 से कम नहीं हो सकता है। 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 40 से भी कम नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो यानी कि जैसे देखिए, तेलंगाना में बताइए जो विधानसभा का सीट है वो कितना है? तेलंगाना में विधानसभा का सीट कितना है? 119 है ना। तो तेलंगाना में विधानसभा सीट है 119। 119 का 1/3 कर लीजिए, तो 3 तिया 9 और 3 नमा 27। पहला बात क्या बोला है? तेलंगाना में विधानसभा सीट कितना? 119 है ना। अब कितना सीट होना चाहिए था? 40। यानी मिनिमम किसी भी राज्य में यदि सीट नहीं पूरा कर पाता है तो उस राज्य में जो मिनिमम सीट रखा जाएगा विधान परिषद का वो कितना रखा जाएगा? 40 रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? 40। ठीक है ना। वहां पर सीट का या तो 1/3 होगा या तो मिनिमम कितना होगा? यहां 39 आने के बावजूद भी कितना रखा गया है? 40। क्योंकि किसी भी राज्य में विधान परिषद का सीट 40 से कम नहीं हो सकता है। 40 से कम नहीं हो सकता है। और किसी भी राज्य में विधान परिषद होगा, इसका जो चर्चा किया गया है किस आर्टिकल में किया गया है? 169 में। और विधान परिषद में एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, इससे चर्चा किसमें है? 178। विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी विचार किसमें है? 179। और जब विधान परिषद को आइए विधान परिषद को हटाने नहीं कुछ है, विधान परिषद को यदि हटाने संबंधी विचार चल रहा हो तो वह विधान परिषद के का कार्यवाही में भाग ले सकता है? नहीं ले सकता है। देखा, तो इसका चर्चा 181 में है। 181 में है। आदि
अब देखिए जी का मान कितना होता है। देखिए एक होता है बड़का जी, एक होता है छोटका जी। छोटका जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब बड़का जी का होता है बड़का 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब पर के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पर के जी स्क्वायर। ये जो पर के जी है इसको ऊपर में क्या है इसलिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, ये बटा में होगा, ठीक है ना। और ऊपर करने के लिए क्या कर देते हैं माइनस। तब बड़का जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। अब बताइए छोटका जी होता है विषुवत रेखा पर, उसका मान कितना होता है? अरे न्यूनतम होता है कि अधिक होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है? फिर बोले न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम। विषुवत रेखा पर जी छोटका जी का मान क्या होता है? न्यूनतम। अब पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। अब जैसे हैं विषुवत रेखा से ऊपर जब बढ़ जाएंगे तो बड़का जी का छोटका जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। या विषुवत रेखा से नीचे भी आएंगे तो, ऊपर भी जाएंगे तो बढ़ेगा। अब पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे तो पृथ्वी के केंद्र में 0। अब विषुवत रेखा पर न्यूनतम, विषुवत रेखा पर न्यूनतम, विषुवत रेखा पर न्यूनतम, विषुवत रेखा पर न्यूनतम। अब बड़का जी का मान अंतरिक्ष में हो या आपके पॉकेट में हो या आकाश में या शुक्र ग्रह पर हो या चंद्रमा पर हो, सभी जगह बड़का जी 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। बड़का जी का जो मान होता है सभी जगह क्या होता है? बराबर होता है। बड़का जी का मान सभी जगह क्या होता है? बराबर होता है। और छोटका जी क्या होता है? बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, बुझाया? अब देखिए बुक्सा है, बुक्सा है, बक्सा नहीं है, बगले बुक्सा है। अब बक्सा टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है? देखिए बक्सा जो है, देखिए डिमोस। देखिए डिमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? डिमोस का तात्पर्य क्या है? जनता। डिमोस मतलब होता है जनता। डिमोस जो है ना ये यूरोपीय भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है जनता। डिमोस मतलब क्या होता है? जनता। क्या होता है? जनता। अब भारत में शासन किसका है? जनता का। जनता का शासन होता है। किसका होता है? जनता का। अब भारत ऐसा बड़ी टना है क्या? थोड़ा ऑफ कर दीजिए कैमरा। अच्छा ठीक है, बड़ी बढ़िया। सब बना दीजिए। हाँ पूछेंगे लास्ट में, आप पूछेंगे नहीं लास्ट में। देखिए पश्चिम बंगाल में 2 ही टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में कितना टाइगर रिजर्व है? 2 है। एक तो सुंदरबन है, एक बुक्सा है। अब पश्चिम बंगाल में जो नेशनल पार्क है उसका संख्या 6 है। कितना है? 6। जैसे कौन कौन 6 है? तो एक है जल्दापारा। क्या है? जल्दापारा। और गोरुमारा। जल्दापारा, गोरुमारा, नौरा वैली। जल्दापारा, गोरुमारा और नौरा वैली। और एक है सुंदरबन और एक क्या है? बुक्सा। सुंदरबन और बुक्सा, सुंदरबन और बुक्सा। जल्दापारा, गोरुमारा, जल्दापारा, गोरुमारा, नौरा वैली। क्या जगह? नौरा वैली। और एक है बक्सा, सुंदरबन और सिंगालीला। बक्सा, सुंदरबन और सिंगालीला। बक्सा, सुंदरबन और सिंगालीला। ये सब इस करवाएंगे ना तो इतना बेहतरीन ट्रिक बताएंगे सर, आपके नस में बढ़ जाएगा। इसको ट्रिक बहुत खतरनाक बनाए हुए हैं। जब क्लास करवाएंगे ना तब बताएंगे इसका। 106 नेशनल पार्क है, 54 गो आपका टाइगर रिजर्व, 54 है, 55 गो टाइगर रिजर्व है। अब भारत नहीं पूरा विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हुकांग घाटी म्यांमार में है। कहाँ पे है? म्यांमार में। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? हुकांग घाटी म्यांमार। सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहला भी है, सबसे पहला भी है। ठीक है ना। अब भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर। और सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन। टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। और
टाइगर, जब टाइगर का स्थापना हुआ था, टाइगर का मतलब भारत में टाइगर रिजर्व का स्थापना हुआ था, तो उस टाइम में 9 टाइगर रिजर्व था। कितना था? 9। वर्तमान में कितना है? 55 हो गया। कितना हो गया? 55। अलावा टाइगर कितना देश में पाया था? 18 देश में। कितने देश में पाया था? 18 देश में। टाइगर लगभग कितने देश में पाया था? 18 देश में। ठीक है। कैलाश श्रृंखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश श्रृंखला को। ठीक है ना? आज देखिए सब बताइए देते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश श्रृंखला। अब वन यानी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग, किसे कहते हैं? जादव पायंग। आइस मैन ऑफ इंडिया चिमांग नॉर्फेन। आइस मैन ऑफ इंडिया चिमांग नॉर्फेन, चिमांग नॉर्फेन। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान। रॉकेट वोमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस, टेसी थॉमस, टेसी थॉमस। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। टीचर डे का मजा आ गया। ठीक है, तो इस तरह है। ये क्या हो गया? बैक यहां से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहां पे संविधान का अनुच्छेद 25 में क्या है? तो 25 अनुच्छेद क्या कहता है? इसमें धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता क्या होता है समझिए, यानी किसी भी व्यक्ति को जो मन करेगा धर्म मानने का वह धर्म मान सकता है। अब पंडित जी के देखिएगा इतना वो टिकी रखता है एक बित्ता का, ठीक है ना, तो उसका अपना धर्म की स्वतंत्रता है। मुस्लिम में देखिएगा इतना बड़ा दाढ़ी रखता है, अपना धर्म की स्वतंत्रता है। सिख इतना बड़ा कृपान रखता है, ठीक है ना, उसका अपना धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। और जैन धर्म देखिएगा उघारे पुघारे घूमता रहता है, उसका अपना धर्म की स्वतंत्रता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का अनुसरण कर सकता है, उसको यह आजादी आर्टिकल 25 देता है। देता है 25। तो क्वेश्चन आएगा, आपको ये नहीं पूछेगा से जैन उघारे घूमता है, ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछे हुआ है सिख कृपान रखता है, उसको यह आजादी किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है? आर्टिकल 25। पंडित जी टिकी रखेगा किस आर्टिकल के तहत? मुस्लिम इतना बड़का झाड़ू जैसा दाढ़ी रखे किसके तहत? 25। किसके तहत? 25। आओ देखिए, नामीबिया का मरुस्थल स्थित है। तो नामीबिया का जो मरुस्थल है ना अफ्रीका में है। नामीबिया एक देश है, ठीक है ना। और नामीबिया के बगल में एक और मरुस्थल है कलाहारी। नामीबिया का मरुस्थल और कलाहारी का मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में है। जो आपका यहाँ पाइएगा बोत्सवाना है, नामीबिया है और दक्षिण अफ्रीका है। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, वहीं पर क्या है? नामीबिया का मरुस्थल है और कलाहारी का मरुस्थल है। अपना आइएगा एशिया में, तो एशिया में आइएगा तब भारत में, यहाँ भारत है तो भारत में एक मरुस्थल पड़ता है जिसका नाम है थार। और थार का वह भाग जो पाकिस्तान में पड़ता है उसको बोलते हैं चोलिस्तान। क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। थार का वह भाग जो पाकिस्तान में पड़ता है उसको बोलते हैं चोलिस्तान। उसके बाद गोबी का जो मरुस्थल है चीन और मंगोलिया। गोबी का जो मरुस्थल है चीन और मंगोलिया। और टकला मकान का जो मरुस्थल है चीन में है। टकला मकान का मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में। और सहारा जो मरुस्थल है यह उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा जो मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया में आइएगा तो यहाँ पर 7 GB मरुस्थल है। 7 GB। से होता है सैंडी, जी से होता है गिब्सन और बी से होता है विक्टोरिया। यानी कि सैंडे, गिब्सन और विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। 7 सैंडे, गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में। सैंडे, गिब्सन और विक्टोरिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। टकला मकान कहाँ पे है? चीन में। और गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया। गोबी कहाँ है? मंगोलिया। थार भारत। थार का वह भाग जो पाकिस्तान पड़ता है चोलिस्तान। नाबी का मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। बोत्सवाना का अफ्रीका। और सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। देखिए पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखा गया था 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा। हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखा गया है 1909 ईस्वी में
महात्मा गांधी के द्वारा। और 1919 से 1921 के दौरान महात्मा गांधी ने, देखिएगा 19 से 21 साल के उम्र में आदमी जो होता है ना, यंग हो जाता है, जवान हो जाता है, ठीक है ना। तो 1919 से 21 के दौरान पुस्तक जो लिखे थे उनका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? हिंद स्वराज 1909, यंग इंडिया 1921। और हरिजन नामक पुस्तक लिखा था 1933। महात्मा गांधी का एक और पुस्तक याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और वह पुस्तक महात्मा गांधी का अपना गुजराती भाषा में लिखे थे, ठीक है ना। और एक एथिकल रिलीजन पुस्तक है, क्या नाम है? एथिकल रिलीजन। उनका एक और पुस्तक है पाथवे टू गॉड। एथिकल रिलीजन किसका पुस्तक है? महात्मा गांधी। एथिकल रिलीजन किसका है? महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड किसका है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका है? महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया पहला पत्रिका था इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया पहला पत्रिका क्या था? इंडियन ओपिनियन 1903 में। और हिंद स्वराज लिखे 1909 में। यंग इंडिया लिखे 1919 से लेकर 1921। और हरिजन लिखे 1933। और पुस्तक है इसका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और एथिकल रिलीजन किसका पुस्तक है? और पाथवे टू गॉड किसका पुस्तक है? महात्मा गांधी है ना। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आता है, तीनों क्वेश्चन देख लेने, बहादुर का पीटी में है, ठीक है ना। तो यार ऐसा करना है, एग्जाम बार बार पूछता है, पढ़ने के लिए बहुत चीज है, बस क्या पढ़ना है, क्या मांग रहा है, ठीक है ना। जैसे देखिए हम लोग का डिमांड क्या है? बहुत चीज लेने का, ठीक है ना। बहुत चीज, एग्जामिनर क्या मांग रहा है वो दिमाग में भर के जाना है। हम लोग जाकर वहां पर फ्लॉप इसलिए हो जाते हैं, उसका जो डिमांड रहता है ना वो चीज हमारे मस्तिष्क में नहीं रहता है, ठीक है ना। उसका जो डिमांड रहता है वो हमारे मस्तिष्क में नहीं रहता है, इसलिए हम लोग जाके वहां पर कहते क्वेश्चन आज तक देखिए नहीं है, लगता है अथी से बाहर पूछ दिया है, ताकि वो चीज आप पढ़े नहीं है, ठीक है ना। वो चीज आप पढ़े नहीं है इसलिए ऐसा होता है। आपको जरूरत है, जैसे मान लीजिए लड़का है तो उसे जरूरत है बढ़िया बढ़िया कपड़ा का, हम इसके सामने लड़की का कपड़ा टाल लगा देंगे, ले उस देंगे लड़की कपड़ा, ले पहनो, क्या पहन लीजिएगा? नहीं पहनिएगा। वही चीज अभी के युग में ऐसा हो रहा है। अभी के युग में क्या हो रहा है? जो चीज एग्जामिनर को चाहिए वो चीज अपना मस्तिष्क में नहीं भर रहे हैं। हम लोग दिन भर आलतू फालतू अचरा कचरा भर लेते मस्तिष्क में, ठीक है ना। और वही माथा ले उठ जाते हैं, मुंह पानी मार के नहा धोआ के आ जाके बैठ जाते हैं कंप्यूटर पर, चाहे ऑफलाइन होता था ऑफलाइन में बैठ जाते हैं। अब सोचते कहाँ आया था ये, पता नहीं है। 15 20 30 50 को बना लेते हैं, अगर जा हाईवे नहीं करता है। आप भर क्या रहे थे? उसका डिमांड क्या था किए हैं आप, तो कैसे जगह बना पाइएगा? उसका जो जब तक डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पाइएगा तब तक वो आपको नौकरी नहीं देगा। चाहे आप कुछ कर लीजिए, कितना हाथ पर मार लीजिए, आपको जब तक उसका जो डिमांड है, जब तक वो अपना मस्तिष्क में भर के नहीं जाइएगा तब तक आपका नौकरी नहीं होगा, समझे ना। उसका जो डिमांड है, वो जो चाह रहा है, और वही चीज अपना मस्तिष्क में भरिए और वही दिमाग लेकर जाइए, आपका नौकरी नहीं होता तब कहिए। जाइए सेट मारिए ना, पता लग जाएगा क्या डिमांड है। सेट मारिएगा, ठीक है ना, अब पता लग जाएगा क्या डिमांड है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पर फोकस कीजिएगा, अब पूरा पता लग जाएगा उसका क्या डिमांड है। बस यही तरीका पहचाने का। कोई भी स्टूडेंट यदि सेट नहीं मार रहा है तो सबने समझ लीजिए अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। यदि प्रीवियस से उसका पकड़ नहीं है तो अपना जीवन वो नर्क बना रहा है, समझे ना। तो ये चीज हमेशा देखिए, आप लोग अब मैच्योर हो चुके, बच्चा नहीं ना है, कुछ सिखाया जाएगा। तो ये चीज आप रोज एक सेट मारिए, खाए या ना खाए, सांस लिया नहीं मतलब नहीं है, बाकी उठिए चाहे जिस टाइम में मारिए, बाकी एक सेट रोज मारिए, समझे ना। अब देखिए महात्मा गांधी ने बता दे किताब के बारे में, हिंद स्वराज कब लिखे थे? 1909। महात्मा गांधी का पहला पत्रिका क्या था? इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया कब लिखे थे? 1919 से 1921। और उनका एक क्या था? अछूत बोले हरिजन पुस्तक कब लिखे थे? 1933। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका पुस्तक है? महात्मा गांधी। एथिकल रिलीजन किसका पुस्तक है? महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड किसका पुस्तक है? महात्मा गांधी का। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक के लिए जो गणपूर्ति होता है, कितना होता है? गणपूर्ति होता है ना, इस सभी में लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, सभी के लिए गणपूर्ति 1/10। जितना भी देश में 4 गो होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद,
इसका गणपूर्ति कितना होता है 1/10। बस पंचायत का गणपूर्ति होता है 1/20। पंचायत का गणपूर्ति कितना होता है 1/20। और उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो गणपूर्ति होता है 9। कितना होता है 9। यही 3 वो है ये धरती पर गणपूर्ति के क्वेश्चन आए तो धरती पर यही 3 चीज है, ये है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसका जो गणपूर्ति है 1/10। पंचायत होता है इसका गणपूर्ति 1/20। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गणपूर्ति है 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गणपूर्ति कितना है 9। आपको एग्जाम पास नहीं करना है बल्कि एग्जाम में क्या करना है टॉप करना है। क्या करना है टॉप। वो माइंडसेट लेके पढ़िएगा रोज, समझ रहे ना। पढ़ने के लिए कोई यहीं पर जाकर रुक जाता है, आपको पूरा खोज के पूरा खुदोर के लेना है। जो पूछ रहा है उसमें खुदोरना, अब लेकर नहीं ले, अब पूछ रहा है कुछ आप खुदोर है कुछ हो, तो फिर नहीं गलत हो जाएगा सब। आगे देखिए, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिकल सर्वे कौन प्रकाशित करता है। तो देखिए इकोनॉमिकल सर्वे जो हर साल शिक्षा पर कितना खर्चा होगा, ठीक है ना, स्कूल कॉलेज में कितना पैसा दिया जाएगा, ठीक है, रोड पर कितना खर्चा होगा, ये सब खर्चा का सर्वे तैयारी करके ये सब रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय करता है। फाइनेंस मिनिस्टर करता है। कौन करता है फाइनेंस मिनिस्टर। और जब वित्त मंत्रालय किसके अधीन काम करता है भारत सरकार का अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है तो याद रखिएगा से आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। यह हर साल प्रकाशित होता है, अभी निकला था फरवरी में। तो आर्थिक सर्वेक्षण हर साल प्रकाशित होता है और यह प्रकाशित करने का जिम्मेदारी किसके पास होता है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर। और वर्तमान समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है निर्मला सीतारमण। यह पहली महिला थी को वित्त मंत्रालय का जो पूर्णकालिक पहली महिला थी। अस्थायी तौर पर पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। अस्थायी तौर पर जो नहीं होता करवाहक वित्त मंत्री कौन थे इंदिरा गांधी महिला में। अब पूर्णकालिक कौन थे निर्मला सीतारमण। अब भारत का अंतरिम सरकार का प्रथम वित्त मंत्री कौन था। अंतरिम सरकार का प्रथम वित्त मंत्री कौन था लियाकत अली था। लियाकत अली था। लेडी ने अंतरिम सरकार का प्रथम वित्त मंत्री कौन था अरुणा आसफ अली था। नहीं देख लीजिए तो सर अंतरिम सरकार उसमें होगा ना, देख लीजिए तो ध्यान नहीं है मुझे। अंतरिम सरकार का प्रथम है ना लियाकत अली। अंतरिम सरकार कौन था लियाकत अली। लियाकत अली था बाकी हम माइंड में मतलब ध्यान नहीं, मतलब वही है, ठीक है ना। हाँ नहीं उषा मेहता थे, वीडियो पसंद करने वाले उषा मेहता थे, ठीक है ना। अरुणा आसफ ये क्या बोलते हैं लियाकत अली। अंतरिम सरकार में प्रथम वित्त मंत्री कौन था लियाकत अली, याद रखिएगा। वर्तमान कौन है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। देखिए संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं क्या बोलते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय वैसे कहते हैं जिसका प्रयोग करने से समाप्त हो जाए। अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसका प्रयोग करने से समाप्त हो जाए, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये इसका प्रयोग करने से क्या होता है समाप्त हो जाता है। जितना भी जीवाश्म ईंधन है ये सब क्या हो जाएगा अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा अनवीकरणीय। आज जिसका इस्तेमाल करने से खत्म ना होए नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, क्या हो जाएगा सौर ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। देखिए जहां ऊर्जा लगल है, जहां भी ऊर्जा लगल है सब मारिएगा कौन सा नवीकरणीय। जहां भी ऊर्जा लगा है सब क्या मारिएगा नवीकरणीय। बस एक ऊर्जा छोड़कर परमाणु ऊर्जा। परमाणु जो ऊर्जा होता है वह क्या होता है अनवीकरणीय। बाकी बस जहां भी ऊर्जा लगा रहे, याद करना छोड़ दे, जहां भी ऊर्जा लगा रहे सब क्या मारिएगा नवीकरणीय। बस परमाणु ऊर्जा जो होता है वो छोड़कर परमाणु ऊर्जा जो होता है अनवीकरणीय। कि परमाणु ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, करते हैं जीवाश्म ईंधन। बाकी बात जहां भी रहे ना, याद रहे ना, दे देगा आपका भूतापीय ऊर्जा। ये नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, समझे ना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। बस यह याद रखना है जहां भी ऊर्जा लगा रहेगा उसको मानना क्या नवीकरणीय। बस परमाणु ऊर्जा का छोड़कर। परमाणु ऊर्जा क्या होता है अनवीकरणीय। कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन ये सब क्या होता है अनवीकरणीय। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं जीवाश्म। जैसे हम मर जाएंगे हमको गाड़ देगा या फूक देगा तब मेरा क्या हो जाएगा जीवाश्म बन जाएगा। जब बहुत दिन तक सड़ गल के हमको गाड़ देगा तो क्या हो जाएगा जीवाश्म बन जाएगा। और जीवाश्म से निकलता पेट्रोल।
पेट्रोलियम जो निकलता है, जैसों से निकलता है ना, कुछ ही मर जाता है, धड़ के अंदर गाड़ देते हैं, क्या है? जीवाश्म है। तो वही कह रहा है, जीवों के परिचित अवशेष क्या कहलाएंगे? जीवाश्म कहलाएंगे। मुस्लिम धर्म में होता है गाड़ देता है और उसमें जीवाश्म हो जाता है। क्या होता है? जीवाश्म। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किसके विद्यार्थियों मतलब डैश विद्यार्थियों के छात्रावास के निर्माण से हुआ था? शेड्यूल कास्ट के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? शेड्यूल कास्ट। जो बाबू जगजीवन राम थे ना, ये भारत का चौथा उप प्रधानमंत्री थे। जो जगजीवन राम थे, ये दलित उप प्रधानमंत्री थे, और भारत का चौथा थे। क्या थे? चौथा। भारत का चौथा जो उप प्रधानमंत्री हुए जगजीवन राम। और जगजीवन राम का मतलब दिल जाहिर इच्छा था, मतलब दिल से बहुत बड़ा इच्छा था से हम दलितों के लिए काम करें। पहली बार वो महिलाओं के लिए सोचे। महिला के लिए पहली बार 1961 में वो छात्रावास खोले और शिक्षा दिलाने के लिए एक स्कूल कॉलेज का स्थापना कर दिए। कौन? जगजीवन राम। ठीक है ना। और आगे चलकर 1986 ईस्वी में जगजीवन राम लड़का के लिए सोचे, तो लड़की के लिए तो हम कर दिए हैं, और लड़का के लिए भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्थापना किए, और साथ ही साथ उनके लिए छात्रावास का भी स्थापना किए रहने होने के लिए। कौन? जगजीवन राम। और उसको जगजीवन राम को भारत में उप प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया था चौथा। क्या चुना गया था? चौथा। तो याद रखिएगा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस जातियों के लिए है? शेड्यूल कास्ट। किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बहुत सारा कंपनी बहुराष्ट्रीय है, बाकी बीएसएनएल जो कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल कंपनी किसे कहते हैं? वैसा कंपनी जिसका भारत के साथ साथ किसी और देश में व्यापार चल रहा है, वैसे कंपनी को क्या बोलेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। क्या बोलेंगे? मल्टीनेशनल। वैसा कंपनी जिसका भारत के साथ साथ विदेश में भी व्यापार चल रहा है, उसे क्या बोलेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी। अब बीएसएनएल का जो स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। और 2000 ईस्वी में बीएसएनएल का स्थापना हुआ। अब बीएसएनएल यह पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी है। कैसा कंपनी है? भारतीय कंपनी। कैसा कंपनी है? भारतीय। एक करंट अफेयर क्वेश्चन है। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 15वें जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ता है पाइथन 5। पाइथन 5 इसे करंट अफेयर्स का है। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ता है पाइथन 5। पाइथन 5। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? रामनाथ कोविंद। आज तक भारतीय इतिहास में 4 गो ऐसे राज्यपाल हुए, 4 गो ऐसे राज्यपाल हुए जो राज्यपाल से क्या बने थे? राष्ट्रपति। राज्यपाल से राष्ट्रपति। एक तो अपना यही हुए थे रामनाथ कोविंद। कौन हुए थे? रामनाथ कोविंद। एक हुए थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। जितना आप किताब के बारे में सोचते हैं ना, उतना किताब पढ़ के हम छोड़ दिए। जितना किताब सोचते हैं उतना, कितना रूम पर जाइएगा ना, किताब देखिएगा तो कहीं पगला है झोड़ा। ठीक है ना, साफ हो जाएगा। तो 4 गो ऐसे थे जो राज्यपाल थे, जो राज्यपाल से क्या बने थे? राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद हो गए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। रामनाथ कोविंद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा और जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। ये 4 गो ऐसे राज्यपाल हुए जो राज्यपाल से क्या बने थे? राष्ट्रपति। राज्यपाल से क्या हुए थे? राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद, जाकिर हुसैन। रामनाथ कोविंद, जाकिर हुसैन। रामनाथ कोविंद, जाकिर हुसैन। रामनाथ कोविंद, जाकिर। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और शंकर दयाल शर्मा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और शंकर दयाल शर्मा। ओवरऑल इंडिया का बात हैं क्या? हाँ, अभी तो करेगा तो अभी नया बन गई है द्रौपदी मुर्मू। ये झारखंड के अभी के, झारखंड से नहीं ना, पश्चिम ये क्या बोलते हैं, उड़ीसा से है। उड़ीसा राज्य की है अभी तक। बाकी राज्यपाल कहाँ थे? झारखंड के। उससे बनी थी अभी वर्तमान में। पहले की किताब में था 4 गो, बाकी अभी 5 गो हो गया। ई कब बनी थी? 2022 की 23 से बनी है। हाँ, 22 या 23 से बनी है। यह सेकेंड दलित महिला क्या है? क्या बोलते हैं? प्रथम दलित और सेकेंड महिला। प्रथम दलित अब सेकेंड महिला। अब पहली महिला थी वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दलित में कहा जाएगा तो पहले। और किस राज्य की है? उड़ीसा के। कहाँ के है? उड़ीसा, मयूरभंज से उड़ीसा है ना। तो ये बात।
तो कहां पे बोले थे रामनाथ गोविंद है यह भारत के आई कहां के राज्यपाल थे जानते हैं? बिहार के। कहां कहते हैं? बिहार के। और जानते हैं जाकिर हुसैन भी थे ना, वो बिहार से बने थे। जाकिर हुसैन बिहार से और रामनाथ गोविंद भी बिहार से। बाकी प्रतिभा देसाई महाराष्ट्र थी। कहां से थे? महाराष्ट्र से। चमगादड़ तथा पक्षी के पंखे पंख होते होते हैं ना, चमगादड़, चमगादड़ तथा पक्षी का पंख क्या होते हैं? ये जो होता है एक होता है समजात और एक होता है समरूप। हाँ, नफ्था झाकरे हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत किस राज्य में है? तो नफ्था झाकरी जो होता है ना, सबसे झार जो होता है ना, हिमाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? हिमाचल। तो नफ्था झाकरे हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में हमको लगभग 30-40 क्वेश्चन याद कराना होगा, ठीक है ना। यदि सेट रखेंगे जो आपका भूतापीय ऊर्जा है, ठीक है ना, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। जैसे दुर्गा पूछा हुआ था, ये आपका ये लद्दाख, लद्दाख में पड़ता है पूगा घाटी। पूगा घाटी पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। तप्त पानी, जो तप्त पानी होता है वो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और तता पानी, एक तप्त पानी उड़ीसा में और तता पानी छत्तीसगढ़ में। और सूरजकुंड भूतापीय संयंत्र कहाँ पड़ता है? सूरजकुंड झारखंड में। सूरजकुंड झारखंड में। और अनहोनी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अनहोनी मध्य प्रदेश में। तो यह सब चीज हम लोग कॉपी में लिखे हुए हैं। सैटरडे या संडे को मैराथन होगा ना, तो उस दिन करा देंगे। ऐसा चीज कराएंगे ना जो पटना में कोई नहीं कराता है, बोला है ना। ऐसा चीज कराएंगे जो पटना में सोचा भी नहीं है कोई, ठीक है ना। वो सब कराएंगे जो दरोगा को चाहिए, और उसमें एक एक नंबर का पूरा पूरा रट जाना है। चाहिए रहे से कुछ ऐसा करे जो कोई और नहीं कर रहा है। जिस तरह हेनरी द नेविगेटर सोच रहा था और इसाबेल सोच रहा था भौगोलिक खोजकर्ता तौर पर, भले अभी ब्रिटेन हो गया, अमेरिका आगे हो गया हो, भाई खोजकर्ता के मामले में कोई पुर्तगाल को पीछे नहीं छोड़ सकता है। पूरा विश्व को जो नजर दिलवाया था, कौन दिलवाया था? वो है पुर्तगाल, तो है ना, पुर्तगाल। उसके बाद चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या होते हैं? तो चमगादड़ और पक्षी के जो पंख होते हैं ना, यह समृद्धि, इसी को समजात कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात। देखिए, एक होता है समरूप, एक होता है समजात। एक होता है एनालोगस, एक होता है होमोलोगस। एनालोगस और होमोलोगस क्या होता है? एनालोगस और होमोलोगस क्या होता है? एनालोगस और होमोलोगस। देखिए, वैसा जीव जिसका उत्पत्ति अलग अलग होता हो, जिसका उत्पत्ति अलग अलग हुआ हो, पर जो इसका काम हो समान हो, कार्य क्या हो? समान हो, उसे बोलते हैं एनालोगस। क्या बोलते हैं? एनालोगस। वैसा जीव जिसका उत्पत्ति अलग अलग हुआ हो और काम क्या हो? समान हो, एनालोगस। और होमोलोगस किससे बोलते हैं? समरूप किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसका उत्पत्ति हो समान, जिसका उत्पत्ति क्या हो? समान, बाकी जो काम हो क्या हो? अलग अलग हो। काम क्या हो? अलग अलग हो। जैसा भी समझाएंगे समझेगा, अलग अलग हो। जैसे देखिए, जैसे हम लोग को ये जो हाथ है, ये कौन सा हड्डी होता है? यहाँ पे ह्यूमरस। क्या होता है? ह्यूमरस। ये क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। ये होता है कार्पल। क्या होता है? ये क्या होता है? मेटाकार्पल। ये होता है फ्लेंजिस। क्या होता है? फ्लेंजिस। क्या होता है? फ्लेंजिस। सेम उसी तरह घोड़ा का, सेम उसी तरह कुत्ता का, सेम उसी तरह हाथी का, उसमें भी अगला जो टांग होता है, अगला टांग, उसमें भी ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस होता है। तो उसका भी उत्पत्ति क्या है? समान है। उत्पत्ति क्या है? समान है। उत्पत्ति क्या है? समान है। सेम उसी तरह फ्लिपर होता है। फ्लिपर जो होता है समुद्र में मछली वाला जो होता है, उसका भी रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल होता है, फ्लेंजिस होता है। बाकी इस सब का कार्य अलग अलग है। जैसे हम लोग का काम है खाना और धोना या किसी को पिटना, भाई कुत्ता का काम है उसी टांग से दौड़ लगाना, बिल्ली का उसी टांग से दौड़ लगाना, घोड़ा उसी टांग से क्या करता है? दौड़ लगाता है। अब मछली का फ्लिपर उसी से क्या करता है? तैरता है। क्या जिस तरह हम है, क्या उसी तरह कुत्ता है? जिस तरह हम है उस तरह हाथी है? जिस तरह हम है, क्या उसी तरह मछली का फ्लिपर है? तो सबका उत्पत्ति अलग अलग है। सबका उत्पत्ति समय ये रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस है ना, मतलब सबका उत्पत्ति समान है ना। सब में उत्पत्ति समाने है, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल सब समाने हैं। बाकी उसका कार्य क्या है? क्योंकि हम लोग कहते हैं खाना धोना, ठीक है ना, और वही उसी से क्या करता है? दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है। उसके बाद एनालॉगस में देखिए, एनालॉगस में
जिसका उत्पत्ति अलग अलग होता है, बाकी कार समान हो। जैसे आप तितली के ले लीजिए, चमगादड़ के ले लीजिए। तितली है, क्या जिस तरह चमगादड़ का उत्पत्ति हुआ है, क्या उसी तरह तितली का हुआ है? दोनों अलग है ना, बाकी दोनों है अलग अलग, बाकी दोनों का काम है ऐसे उड़ना है। क्या करना है? उड़ना। क्या काम है? तितली में धप से उड़ जाता है, हम लोग बच्चे में पकड़ते थे ऐसे और रस्सी बांध देते थे, उड़ाते, बड़ा मजा आता था बच्चा में। तो तितली भी उड़ता है और चमगादड़ क्या होता है? उड़ता है। तो उत्पत्ति अलग अलग, काम क्या होता है? समान, एनालॉगस। क्या होता है? एनालॉगस। और जिसका उत्पत्ति समान, आकार अलग अलग, क्या हो जाएगा? हेमोलॉगस। क्या हो जाएगा? हेमोलॉगस। अब देखिए चमगादड़ का पक्षी, ये क्या हो जाएगा? एनालॉगस की हेमोलॉगस? क्या होगा? एनालॉगस हो जाएगा। इस सब का उत्पत्ति जो हुआ है अलग अलग हुआ है, भाई काम क्या है? समान। एनालॉगस जो होता है ना, उसी को बोलते हैं समवृत्ति। क्या बोलते हैं? समवृत्ति। इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, ठीक है ना, समवृत्ति। उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस का टोटल कितना बने थे? 2 बार बने थे। कितने बने थे? 2 बार। देखिए पहली बार कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 को गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को। आज जब इसका प्रथम बैठक होने वाला था पुणे में, पुणे में नहीं करा के कहां कराया गया था? बंबई में कराया गया था। अब प्रथम अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। और सेकेंड अधिवेशन हुआ 1886 में, 1886। और तीसरा अधिवेशन हुआ 1887। और चौथा अधिवेशन हुआ यहाँ पर इलाहाबाद में, 1888। फिर 1889 कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ था। फिर 1890 कहाँ हुआ था? कोलकाता में। 1890 कहाँ हुआ था? कोलकाता में। 1891 हुआ था पूना में। 1891 कहाँ हुआ था? पूना में। क्या वैसे पुणे नहीं, नागपुर में। पुणे, हम पुणे बोले थे। 1891 कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। फिर से 1892 में हुआ इलाहाबाद। 1892 में कहाँ हुआ था? और फिर 1893 में हुआ था लाहौर। 93 कहाँ हुआ था? लाहौर। 93 कहाँ हुआ था? लाहौर। 1894 में हुआ था आपका यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं? मद्रास। 1894 में कहाँ हुआ था? मद्रास। फिर से 1895 में जहां से पूना में नहीं कराया गया था, उसी पूना में 1895 ईस्वी में उसी कांग्रेस का अधिवेशन कराया गया था। यानी 10 साल के बाद जो पूना में प्लेग फैल गया था, उसी पूना में अधिवेशन कराया गया था 1895 में। आज जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यहाँ किए थे 1885 ईस्वी में, इसी का छोटका भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, वही पुणे से किए थे। एस.एन. बनर्जी किए थे 1895 में, ठीक है। तो ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे 1850 से, और सुरेंद्र बनर्जी किए थे 1895। फिर से 1896 में हुआ था कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 97 में हुआ था अमरावती में। कहाँ में हुआ था? अमरावती में। 97 में कहाँ हुआ था? अमरावती में हुआ था। 98 में फिर वहाँ हुआ था मद्रास में। 99 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 1899 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। फिर 1900 में कहाँ हुआ था? तो 1900 में हुआ था लाहौर में। 1900 में कहाँ हुआ था? लाहौर में। 1900 में कहाँ हुआ था? लाहौर। 1901 में हुआ था कोलकाता। एक में कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। एक में कहाँ हुआ था? इस तरह करते करते 50 से चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कांग्रेस का हुआ था अधिवेशन। तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे कितने बार किए थे? 2 बार। एक बार किए 1885 और एक बार 1892। 1885 1892, 1885 1892, 85 और 92 डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसके बाद देखिए E20 क्या है? देखिए पेट्रोल में शराब को मिला देना ही E20 है। पेट्रोल में शराब को मिला दे, इथेनॉल करने का मतलब शराब। इथेनॉल मतलब क्या होता है? शराब। यानी कि पेट्रोल में एल्कोहल को मिला देना, पेट्रोल में एल्कोहल को मिला देना ही क्या है? E20 है। पेट्रोल में 20%, पेट्रोल में 20% शराब को मिलाना ही क्या है? E20 है। और G20 में कितना देश आता है? 19। और संघ कितना आता है? 2। संघ कितना आता है? 2। ना 20-19 को होगा। अरे अब खत्म होने हम लास्ट में कर देंगे। डैश एम आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण जिसका प्रयोग किया होता है नाइट्रोजन। प्रोटीन के संश्लेषण किसका प्रयोग किया है? नाइट्रोजन का। प्रोटीन के संश्लेषण किसका प्रयोग किया है? नाइट्रोजन का। किसका होता है? नाइट्रोजन का।
आज इतने के लिए रहने देते हैं, ठीक है ना, टाइम हो चुका है। बाकी क्वेश्चन बहुत कम खिंचा रहा है, बाकी हम करवाते बहुत अधिक है। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है ना, आपको छूटेगा ना है।